Hello everyone, I am Hassan Zohail. Welcome to SolarWorld Academy. This is the second part of Unit 3. We'll be covering from understanding CSV till the very end of Unit 3. If you have still not watched the first part of Unit 3, I'll be pasting the link in the description. I'll highly recommend you to first check out the first part of Unit 3 and then come to this part. Okay, so we'll start with understanding CSV file. CSV फाइल की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आपने देखा होगा कि यार हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज होते हैं। लेट अस सपोज हमने नेम और रोल नंबर डाला है, दो कॉलम्स, उसमें रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड नेम कुछ 5 हमने नेम डाल दिए। ये है एक्सेल फॉर्मेट है। ये है एक टेबुलर फॉर्मेट बट है ये एक एक्सेल फॉर्मेट। लेकिन अगर आप चाहो तो आप लिटरली एक नोट पैड के अंदर एक्सेल जैसा फॉर्मेट ला सकते हो। और वो कैसे लाएंगे हम? CSV फाइल से। I'll show you a brief example of how will you create a CSV फाइल inside of Notepad। ठीक है ना? बहुत सिंपल है। देखो करना क्या होता है, हमें इमेजिन करना होता है कि हमारे पास कॉलम्स एंड रोज उतने ही हैं, बट हमें कुछ ऐसा ना दिखेगा नहीं, विजुअली कुछ नहीं होगा, बट हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा कितनी रोज हैं, उसके हिसाब से कितने कॉलम्स हैं, और उसी के हिसाब से डेटा रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नेम, पहले मैंने बोला रोल नंबर, और फिर मैंने कॉमा लगा के नेम लिख दिया, रोल नंबर। पता है ये मेरे दो कॉलम बन गए। अब अगर मैं यहां पर डालूंगा 1 कॉमा ABC, ये मेरा ये फर्स्ट रो है, आई मीन सेकंड रो है या फिर फर्स्ट रो है डेटा की। फिर मैंने करा 2 कॉमा BCD, 3 कॉमा जो भी है, मतलब इस तरीके से। अगर ये मैं 3 रोज बना दे रहा हूँ डेटा की, तो इसका मतलब ये एक्सेल फॉर्मेट है और इसको मैं सेव कर सकता हूँ कुछ भी नाम से। फॉर एग्जाम्पल टेबल डॉट CSV। कैसे करूँगा? Ctrl+S दबाऊंगा एंड समवेयर आई गो एंड देन आई नेम इट एज टेबल डॉट CSV। ध्यान रखना जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसको चेंज करना पड़ेगा आपको ऑल फाइल्स के लिए, एंड देन आप टेबल डॉट CSV जैसे ही आप सेव करोगे वैसे ही एक एक्सेल फॉर्मेट बन गया। अब अगर आप चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से? विद द हेल्प ऑफ एनी यानी सॉफ्टवेयर। और जाहिर बात है, अब देखो यहाँ पर ये टेबल डॉट CSV आ गया। ये एक्सेल की फॉर्मेट है बट ये एक ओपन फाइल फॉर्मेट है, मतलब CSV कहीं पर बना सकता है। मैं जब डबल क्लिक किया एक्सेल में खोलेगा और देखो, देख रहे हो कॉलम और रो वैसी ही आई है इंटैक्ट, बट ये CSV फॉर्मेट है जो कि हम नोट पैड में से भी बना सकते हैं। अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट पे, इसका यूज क्या है। भाई इतना बना दिया, देख लिया, फट एकदम से इस वाली वीडियो में तो हम एकदम से जंप कर गए सीधे प्रैक्टिकल पे, बट असल समझना है हमें ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, और CSV का असल यूज क्या है। देखो हम ना बहुत सारे डेटा सेट्स पे काम कर रहे होंगे। इस पूरे यूनिट में एक टॉपिक आता है दैट इज आइरिस डेटा सेट वाला। वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी पॉइंट है, बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है वो, कौन सी लाइब्रेरी है, वो सब छोड़ो। बट उसमें ना डेटा चाहिए रहता है। उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, या अगर आप चाहो तो उसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर एक लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी क्या होती है, या फिर हर एक सॉफ्टवेयर या हर एक पाइथन का पार्ट एक्सेल पर ही काम करे या सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम करे। कोई भी कभार हमें ऐसा भी चाहिए होता है कि एक ओपन फाइल फॉर्मेट हो जो टेबल बना सकते हैं उसमें, तो वो होता है CSV। कॉमा सेपरेट वैल्यूज का मतलब ये होता है कि भाई कॉमा से आप सेपरेट कर दो रोज कॉलम्स, कॉलम्स कॉलम्स, रोज रोज, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो CSV से। समझ रहे हो? CSV are delimited files that store tabular data. In CSV, values separated by comma, data sets using AI programming are easily saved in CSV format. जो AI में हम यूज करेंगे ना डेटा सेट्स, वो CSV फॉर्मेट में ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्मेट। इसकी वजह क्या रहती है भाई? इजीली बन जाता है, नोट पैड से बना लो, एक्सेल से बना लो, आप जो चाहो ऐसा कर लो। और डेटा सेट इंपोर्ट करने में भी आपको कुछ हैवी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है, और लेट अस सपोज मेरे पास एक नॉर्मल सी लेट अस सपोज स्विफ्ट है, ठीक है ना, स्विफ्ट मेरे पास है। उस स्विफ्ट में अगर मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन कराने हैं यहाँ रह करके, अपनी ही सिटी में रह करके, किसी Tier 3 सिटी में रह करके, तो क्या स्विफ्ट के ज़्यादा मॉडिफिकेशन मिलेंगे मुझे या फिर एक फरारी के? जाहिर बात है स्विफ्ट के, बिकॉज इट इज़ रीडली अवेलेबल।
स्विफ्ट अपने आप में व्हीकल की तरह पर भी अवेलेबल है और साथ में उसके मॉडिफिकेशन भी बहुत अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही सीएसवी का सीन है। सीएसवी हर एक डेटा सेट्स में आ जाता है, हर एक लाइब्रेरी में आ जाता है। अब लाइब्रेरी क्या है, तुम समझो पाइथन का एक एक्स्ट्रा पार्ट है। पाइथन जो हम डिफॉल्ट यूज करते हैं ना पाइथन, उसके अलावा कुछ पार्ट है तो उसमें भी आ जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Let us see an example of opening, reading, and file writing formats for student.csv file. With file object file, student CSV contains columns roll number, name and mark. रोल नंबर, नेम एंड मार्क, हम 3 कॉलम्स यहाँ बना रहे हैं और इन 3 कॉलम्स में कुछ कुछ डेटा होगा। असल में हम इस कोड के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम जो है इन सारे चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कोड में। अब एक्सेस करने का मतलब कोड लिखना, कोड की लाइन लिखना, तो वही बता रहा है ना। अगर हमें कभी भी कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है तो import डॉट सी एस वी यूज़ करते हैं। अगर हमें कभी भी कोई भी फाइल रीड ओनली मोड में खोलनी होती है तो फाइल इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट सी एस वी और आर्ग्यूमेंट आएगा आर। आर मतलब रीडिंग। आर्ग्यूमेंट का मतलब ब्रैकेट में जो भी तुम वैल्यू डालते हो वो एक आर्ग्यूमेंट के तरीके से एक्ट करता है। सही है? वैसे ही अगर हमें कोई भी फाइल राइटिंग मोड में या एडिट मोड में, राइटिंग मोड का दूसरा नाम एडिट मोड भी होता है, तो राइटिंग मोड में अगर हमें कभी भी कोई फाइल खोलनी होती है तो हम वही सेम लिखेंगे बट डब्ल्यू लगा देंगे। लेकिन याद रखना आर्ग्यूमेंट जो डब्ल्यू और आर है दोनों के दोनों डबल कोटेशन में आते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में आते हैं। सही है? कभी भी अगर कोई फाइल क्लोज करनी हो तो फाइल डॉट क्लोज। अगर हमें राइटिंग रोज करना होगा मतलब हमें एडिट करनी होंगी रोज को, तो हम डब्ल्यू आर कोई भी वेरिएबल ले लो इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर फाइल। क्या मतलब हुआ? राइटर डॉट फाइल, ये राइटर जो यहाँ पर हम दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट सीएसवी के अंदर, इसका मतलब हुआ कि राइटर फंक्शन को यानी इंक्लूड करो और फाइल को हम एडिट करेंगे जो भी है। उसके बाद डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू फाइल इज इक्वल्स टू, ठीक है, डब्ल्यू आर राइट रो। अब जो भी हम एग्जाम्पल करना, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू आर डॉट राइट रो 12 कलेश जो भी है 40, हमने डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया रो के फॉर्मेट। सही है? अगर हमें कभी सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ एक तरीके से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम होता है जैसे सीक्वल में, ये नहीं पढ़ा है इसके कोई बात नहीं, बट राइट हमें सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, राइट नहीं करना, तो कैसे करेंगे? डिटेल्स इक्वल टू सी एस पी डॉट रीडर फाइल फॉर रैक इन डिटेल्स प्रिंट रखे, यानी कि रैक के सारे आ जाएंगे ना। तो एक लूप चला दिया यहाँ पे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है ना ये देखना, ना कि और कुछ और मत देखना, ये सब देखना है ना। ये तो देखो आर्ग्यूमेंट अपने आप से तुम डाल सकते हो आगे को, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा जो लूप है ये बाद की बात है, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक सैंपल प्रोग्राम से देख लेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू ओपन सीएसवी फाइल सो डिस्प्ले एस डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, यानी कि सारी डिटेल्स हमें करनी पड़ेंगी। तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट सीएसवी लिखना पड़ेगा बिकॉज ये एक लाइब्रेरी है। सीएसवी डिफॉल्ट तरीके से यूज नहीं हो सकती पाइथन में, इट इज अ लाइब्रेरी। अब मुझे नहीं पता लाइब्रेरी में बाद में क्यों दी और पहले के टॉपिक क्यों दिया, बट कोई बात नहीं। देखो लाइब्रेरी एक पेज छोड़ के ही है। अब लाइब्रेरी बताने का मतलब है ये टॉपिक पे जंप करना, बट इसको थोड़ा बाद में देते तो शायद लाइब्रेरी थोड़ी अच्छे समझ में आती है, बट कोई बात नहीं ना। व्हाटएवर। इंपोर्ट सीएसवी फाइल इक्वल्स टू ओपन। अब ओपन यहाँ पर एक अगेन फंक्शन है जो कि आपके फाइल को एज राइट मोड और रीड मोड एंटर ओपन कर देता है ना। आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा, डी ये वो फलाना। अच्छा, एक दिक्कत जो बहुत लोग फेस करते हैं, जो तुम देखा होगा अगर तुम कभी विंडोज में जाओगे ना, तो विंडोज में ही जो पाथ होता है वो ऐसे ऐसे होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी यूजर, इस तरीके से सी यूजर जो भी है ना। लेकिन ये जो पाइथन है ना वो ज्यादातर मांगता है ये वाले स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं बट पाइथन मांगता है बैकवर्ड स्लैश, और कभी कभार तो विंडोज में डबल फॉरवर्ड स्लैश भी यूज होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी तुम्हें फॉरवर्ड स्लैश दिखे तो खुद से उनको सिंगल बनाना और उनको बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना। पाथ में कोई असर नहीं पड़ेगा, बट पाइथन का एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो बैकवर्ड स्लैश को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। अब कभी कभार नहीं करेगा किसी लाइब्रेरी में, बट डोंट थिंक, अपना एक ना वो बना लो कि भाई मेरे को तो हर बार ऐसे ही करना है। तरीके कभी कभार दोनों चल जाएंगे, लेकिन आपका अगर वो तरीका सेट होगा तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स और सीएसवी आर, ठीक है ना। डिटेल्स आर मतलब अगेन रीड मोड में सिर्फ खोलना है, कोई हमें लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है हमें। डिटेल्स एक हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू सीएसवी डॉट रीडर फाइल। अब हमने क्या करना है ना, ये डिटेल्स वाला क्यों बनाया? देखो अगर हम एक वेरिएबल ना बनाते, मेरी बात समझ, डिटेल्स में अगर हम वेरिएबल ना बनाते ना तो यहाँ पे हम ये इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, आई मीन यूज नहीं कर सकते, सॉरी इंपोर्ट मैंने गलत कहा, बट एज ए रेंज नहीं ले सकते थे या फिर एज एन आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते थे। तो इसीलिए हमने सीएसवी डॉट रीडर फाइल, ये जो है ना ये आर्ग्यूमेंट, ये असल बताता है कि हमें इस फाइल को रीड ओनली में खोलना है सीएसवी के फॉर्मेट में, राइट।
इसके बिना फाइल ऑफ कोर्स नहीं डिस्प्ले होगी, या फिर फाइल डिस्प्ले हो ना हो उसके रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले नहीं होंगे। तो डिटेल्स को हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसके बाद फॉर एनी वेरिएबल, फॉर आई इन डिटेल्स, आई इन डिटेल्स मतलब डिटेल्स जो हमारे पास डेटा सेट है ना, उसका हर एक रो जो आई वेरिएबल होगा या जो रेक वेरिएबल होगा, ये मैंने लूप्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बट अगेन कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो। जो रेक यहाँ पे वेरिएबल है या फिर आर्ग्यूमेंट है या फिर आई ले लो, फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, ज्यादातर यूज करते हैं हम। अगर रैक या आई है तो वो क्या करेगा, वो सबके घर घर जाएगा, सारी डेटा सेट सारी रोज के पास जाएगा कि भाई तुम बताओ कैसे हो, तुम बताओ कैसे हो, तुम बताओ कैसे हो, वो कलेक्ट कर देगा डेटा। और फिर हम जब प्रिंट करेंगे रैक, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज हमें दे देगा, जैसा कि डेटा सेट में प्रेजेंट है वैसी का वैसी ही हमें मिल जाएगा। किस वजह से, ये आई को भेजने की वजह से। ये आई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है कि भाई आई तू इस डेटा सेट के पास जा और सब रोज के पास जा, एक एक करके सबका सीरीज वाइज ऑर्डर वाइज डेटा ले। अब इसका आउटपुट देखो फटाफट, रोल नंबर, नेम, क्लास, टीआर नेम, जो भी डेटा होगा। अब इसमें ये हेडर्स क्यों आ रहे हैं? अरे हेडर्स नहीं आएंगे तुम समझोगे कैसे? हेडर्स नहीं आएंगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा, मतलब आई मीन ये जो रो है, ये जो कॉलम है, ये क्या क्या दिखा रहा है, क्या है ये 11 12 13, ये तो आना ही आना है ये तो। लेकिन उसके बाद जो डेटा आएगा याद रखना, वो तुम एक ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा आ रहा है, हर एक रो अपने आप में स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। इससे ऐसा कुछ मतलब नहीं निकलता, बट इससे तुम ये भी समझ सकते हो कि ये हर एक रो अपने आप में एडिटेबल या फिर म्यूटेबल है। समझा नहीं बात? इसको हम चेंज कर सकते हैं, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो इस वजह से हर एक रो अपने आप में इंडिपेंडेंट, मैं चाहूँ कि 12 की अश्मिता का ये सब डेटा चेंज करे, कुछ और लिख दूँ, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना? वही वही बात है कि पाइथन के थोड़े से डिटेल्स और डेप्थ में जाकर के आपको ये सब चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, है ना? खैर, अब आता है लाइब्रेरीज का टॉपिक। तो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, मॉड्यूल्स और फंक्शन। मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें, मुझे नहीं पता कि तुमने देखा हो या नहीं देखा हो, एक ट्यूबलाइट है, अगर उस ट्यूबलाइट को अगर तुम तोड़ के उसमें जो उसका अंटर पंटर जो उसका वो चीज़ है ना, इसका मेन जो है वो फंक्शन कह रहा हूँ, जो उसका जो पार्ट है वो निकालोगे ना, करता हूँ, तो तुम्हें पता चलेगा कि तार है लंबी सी और उसका एलईडी स्ट्रिप है, वो सब ठीक है। लेकिन एक मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल, पीसीबी बोर्ड देखा होगा तुमने, उसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर सब चीज़ लगी रहती हैं, तो वो होता है एक मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब तुम ये भी समझ सकते हो कि एक छोटा सा इंडिपेंडेंट यूनिट जो कि अपने आप में काम करे, जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। समझ में आ रही बात? वो जो ट्यूबलाइट का जो मॉड्यूल है ना, वो क्या करता है, 220 वोल्ट को कन्वर्ट करता है, जितना भी एक ट्यूबलाइट को चाहिए रहता है, तो उसका कन्वर्जन वाला काम है। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही मॉड्यूल होता है एक छोटा सा अपने आप में यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली काम करे। अब लाइब्रेरी क्या होता है? इन बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन। लेकिन उन मॉड्यूल्स का वन टाइम यूज नहीं होता, वो रीयूजेबल मॉड्यूल्स होते हैं। अब एआई की टर्म्स में मॉड्यूल्स और फंक्शंस एक ही बात है। फंक्शन का मतलब रीड डॉट सी एस वी, एक रीड डॉट सी एस वी इज अ फंक्शन। समझ में आ रही बात? या फिर शो, एक ग्राफ्स में एक टर्म आती है पी एल टी डॉट शो, तो डॉट शो इज अ फंक्शन। ये अपने आप में एक फुल स्टेटमेंट है कि भाई डॉट शो का मतलब ये होता है कि पूरा ग्राफ डिस्प्ले करना स्क्रीन पे। अगर तुम वो नहीं लिखते हो, बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो नहीं लिखोगे, तो तुम्हें जीरो, तुम्हें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज तुम्हारा ग्राफ तुम नहीं दिख रहा है। तुमने परसेंटेज डाल दिया, नाम डाल, दुनिया भर की चीजें कर दी, बट वो ग्राफ दिखी नहीं तो क्या मतलब हुआ? तो अपने आप में एक फंक्शन है वो। समझ में आ रही बात? तो ये सब प्री रिटन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इन सब चीज़ों की। भाई शो का फंक्शन दिखाना हुआ, हमें कोड नहीं करना कि दिखाओ, नहीं, एक लाइन लिखी पी एल टी डॉट शो, ग्राफ तुम्हारा दिख जाता है। समझ में आ रही बात? अब बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है वैसे, लेकिन हमें अपने सिलेबस में 4 पढ़नी है, दैट इज नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पैंडास और साइकिल। बढ़िया। अब देखो होता क्या है, हल्के हल्के जब हम सब चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, तो हमें मिक्स करने की आदत हो जाती है कि भाई हम तो मिक्स एंड मैच करेंगे, उसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन क्या था। ऐसा मत करना, बिल्कुल क्लैरिटी रखना कि यार ये जो फंक्शन है ये इस लाइब्रेरी में काम आता है, और ये लाइब्रेरी इस फंक्शन का इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम आती है। समझ में आ रही बात? वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम काम कर रहे हो नंबर्स के साथ तो नंपा यूज करो, अगर तुम पैंडास में काम कर रहे हो तो मतलब मिक्स एंड मैच नहीं करना है।
समझ में आ रही बात है? आगे बढ़ते हैं। पहले के टॉपिक्स में एस क्यू आर टी भी एक फंक्शन आता था स्क्वायर रूट करके, जो कि मैथ लाइब्रेरी में आता था, बट हमने मैथ लाइब्रेरी को फुल स्किप कर दिया था। समझ में आ रही बात? वैसे पावर, एब्स्ट्रैक्ट, आई एम नॉट वेरी श्योर ए एव एस का मतलब क्या, ए बी एस का मतलब क्या होता है, बट साइन जो भी फंक्शंस हैं ये सब मैथ लाइब्रेरी में परफॉर्म होते हैं, बट मैथ लाइब्रेरी हमने नहीं पढ़ी थी। तो मैथ अपने आप में पूरी लाइब्रेरीज में बहुत सारे फंक्शंस होंगे। अब एस क्यू आर टी का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री लोडेड है, तुम्हें कुछ खास काम नहीं करना होता, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नमपाई पहली लाइब्रेरी है जो कि हम पढ़ेंगे। NumPy stands for Numerical Python. It is a powerful library in Python used for numerical computing, general purpose array processing package। अब एरे क्या होते हैं? देखो, एरे को अगर तुम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझोगे ना, तो एक टैबुलर फॉर्मेट ही होता है एरे। देखो, अब जाहिर बात है बहुत सारे इसमें नहीं, एरे ऐसे होता है नहीं वैसे। मैं एक तुम्हें जनरल टर्म बताऊं जो कि बाद में तुम रिफाइन करोगे। डेफिनेशन ये नहीं होती, बट बाद में रिफाइन हो जाएगा। अभी के लिए कुछ बेसिक सी डेफिनेशन चाहिए जिसको तुम यूज कर पाओ। तो एरे को एज अ टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा मानना। एरे को समझ में आ रही बात? एरे ऑफ एनी डिमेंशन, यानी कि मान लेते हैं अगर मुझे एक सीएसवी, अब मैंने सीएसवी बोला ना, सीएसवी टेबुलर फॉर्मेट है, सीएसवी बना लूंगा, लेकिन अगर मुझे सीएसवी को कंप्यूट करना होगा, कि उसकी सारी वैल्यूज को ऐड करना होगा, कि भाई मैंने मार्क्स तो डाल दिए, लेकिन अगर मुझे पाइथन के अंदर उन सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड करना होगा, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो numpy की मदद से करूंगा। लेकिन numpy के पास टेबुलर फॉर्मेट का सपोर्ट होना चाहिए, तभी मैं कंप्यूट कर पाऊंगा ना यार। अगर टेबुलर फॉर्मेट का सपोर्ट ही नहीं होगा तो डिस्प्ले ही नहीं होंगी टेबुलर फॉर्मेट की सीएसवी जो बनाई थी मैंने सीएसवी लाइब्रेरी से। तो दोनों लाइब्रेरी कंबाइन होकर चलती हैं पावरफुल बनने के लिए। समझ में आ रही बात? अकेले में काम कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएसवी डेटा चाहिए है numpy को। जब तक सीएसवी लाइब्रेरी नहीं बढ़ेगी तब तक numpy का कोई फायदा नहीं। और अगर numpy में सीएसवी का सपोर्ट ही नहीं है तो फिर सीएसवी का क्या फायदा अपने आप में ना, वो चीज़ है। तो अगर तुम्हें कंप्यूट करना होगा एरे के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ नेम है, यहाँ इंग्लिश के मार्क्स हैं, यहाँ मैथ के मार्क्स हैं। अगर मेरे को इंग्लिश और मैथ सब बच्चों के प्लस करने होंगे, ऐड करने होंगे, और यहाँ पे सम लाना होगा एक्स और वाई, और लास्ट मेरे को एक्स प्लस वाई का भी सम चाहिए होगा, तो ये सब कैसे होगा? कि एक लाइब्रेरी की मदद से होगा। सीएसवी इसमें केपेबल नहीं है, हमें numpy का यूज करना पड़ेगा ताकि हम टेबुलर फॉर्मेट वाले डेटा में कंप्यूटेशन कर पाए, इसीलिए numpy यूज करते हैं। अब एन डिमेंशनल का मतलब क्या होता है? एन डिमेंशनल मतलब एक्स डिमेंशनल, यानी कि कितने भी डिमेंशन का, डिमेंशन मतलब एक्स इंटू वाई, ये होता है डिमेंशन। कि भाई मैं तो बताता हूँ, अभी मैंने बनाई थी कि ये, और यहाँ पे मानता है एक स्टूडेंट, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मानता है एक स्टूडेंट और दो स्टूडेंट, एक दो तीन चार एक दो, 4 into 2 का ही डिमेंशन है, इसका ये डिमेंशन है 4/2 या 2/4 का डिमेंशन है इस एरे का। समझ में आ रही बात? तो numpy कितनी भी बड़ी या फिर कितनी एन की ही लाइब्रेरी को सपोर्ट, आई मीन एरे को सपोर्ट करती है। समझ में आ रही बात? जिसमें कि डेटा प्रेजेंट हो, उस पूरी एरे को हम कंप्यूट कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स एरेज ऑफ एनी डिमेंशन। दीज एरेज आर होमोजेनस और कैन बी ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल टाइप्स। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तुमसे कि एक एरे में सिर्फ इंटीजर्स ही इंटीजर्स है, तो वो एक होमोजेनस एरे होगी। लेकिन अगर किसी में रोल नंबर भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रही है, परसेंटेज फ्लोट में होती है ज़्यादातर डेसिमल पॉइंट्स में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं एक हेट्रोजेनस एरे या फिर सिंपल वेरियस न्यूमेरिकल टाइप वाली एरे, इसमें कि नंबर हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, तो है ना। अच्छा, कुछ बात डिस्कस करनी थी मेरे को। ये वीडियो तुम देख रहे हो कि काफ़ी टाइम बाद आ रही है, इट्स 3 फरवरी टुडे 2026। बहुत टाइम बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट, बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट क्रिएशन। देखो, ये वीडियोस जो मैं डालता हूँ एआई की या आईपी की, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल के लिए है। ये मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी मेरे आने वाले जूनियर्स हैं या फिर जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं टॉपिक्स, या फिर 11th में हैं और इसी साल जो जिस साल मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस साल वीडियोस देख रहे हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, तो वो सब उन सब के लिए है ना। और लाइक बीच में मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था बिकॉज यानी बिकॉज ऑफ अगेन एग्जाम्स एंड थिंग्स, क्योंकि मेरी भी 11th क्लास ही है, इसी वजह से मैं 11th क्लास की वीडियोस बना रहा हूँ। तो उसके वजह से एग्जाम का प्रेशर, इसी वजह से बहुत चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से आपको लेसर इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ना पड़ता है कंप्लीटली। अब
ये तो कुछ बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि मेरे को मैं सोचा था मैंने ऐसा कि यार मैं यूट्यूब को डीएक्टिवेट कर देता हूँ फुल्ली, कि भाई कोई वीडियोस पोस्ट नहीं करूँ, डीएक्टिवेट मतलब डेड चैनल, वीडियोस पड़ी रहेंगी बट कुछ अपलोड नहीं होगा, बिकॉज अगेन ऑफ एकेडमिक्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको यानी फोकस करना होता है इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलप। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि एआई और आईपी की वीडियोस चाह रहे हैं कि भाई एक नए फॉर्मेट में नए एडिशन या फिर नया वर्जन या एक तरीके से रिलेटेबल बात कर करके एआई की वीडियोस को प्रोड्यूस कर पाए या फिर आईपी की वीडियोस। तो इस वजह से ये कमिटमेंट नहीं लिया मैंने, लेकिन एक मेरे को लगा कि यार गलत बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ए आई और आईपी को ट्वेल्थ में छोड़ेंगे बिकॉज उनको इलेवेंथ में अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। और ये इतना मतलब जिसने इलेवेंथ में आईपीएआई नहीं ली, इट इज़ फाइन कि भाई नहीं ली उसने आईपीएआई। बट जिस बंदे ने आईपीएआई इलेवेंथ में ली और यानी बहुत अच्छे मार्क्स आए या बहुत बुरे मार्क्स आए वट एवर, बट ट्वेल्थ में आईपीएआई छोड़ रहा है या फिर उनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट छोड़ा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार इसको शायद कंटेंट सही नहीं मिल पाया, बिकॉज these two subjects are very practical, very logical and very engaging and interesting. You can delve into the topics of these and explore on your own। और जाहिर बात है भाई ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी मतलब प्राइमरी फैक्टर यही है कि भाई इसमें काफ़ी अच्छा यानी स्कोप है सब, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि अगर कोई आईपीएआई छोड़ रहा है ट्वेल्थ की शुरुआत में बिकॉज उसको इलेवेंथ में टॉपिक समझ में नहीं आए थे, तो मेरे को लगता है कि यार शायद इसको अच्छे से नहीं पढ़ाएगा या फिर इसके अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिले या फिर टाइम की वजह से कुछ हुआ। बट मैं ही चाहता हूँ कि यार जो लोग भी इस एंथुजियाज्म के साथ आए थे कि हम तो आईपीएआई पढ़ेंगे 11th में, तो वो एंथुजियाज्म कंटिन्यू रहे इन देयर ट्वेल्थ एज वेल, और वो ट्वेल्थ में भी अच्छा स्कोर भी करें। देखो सिर्फ पढ़ लो और स्किल्स हासिल कर लो ये एक है, बट कहीं ना कहीं आपको एक टेंजिबल आउटकम चाहिए रहता है, दैट इज मार्क्स। टेंजिबल आउटकम जब तक नहीं मिलता आपको मोटिवेशन नहीं आता है ना, कि भाई मेरे को अगर पढ़ने के मतलब 3 घंटे मैं लगा रहा हूँ रोज या फिर 3 घंटे हफ्ते में अरबी में लगा रहा हूँ एग्जाम से पहले, तो मतलब समझ रहे हो ना, एक चैप्टर को अगर मैं 1-2 घंटे में कवर कर रहा हूँ और मैं मतलब एज ए व्यूअर अगर तुम ये बात सोच रहे हो तो तब भी मार्क्स नहीं आ पाए तो फिर तुम डिमोटिवेट हो गए। लेकिन अगर 20 मार्क्स का टेस्ट में तुम्हारे 19 20 18 आ रहे हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार मैंने 2 घंटे 3 घंटे चैप्टर पे लगाए और मेरे को टेंजिबल आउटकम मिला। तो इसीलिए आयल से कि इस वजह से मैं बैक आया हूँ। नहीं, आई एम बैक ऑन यूट्यूब अगेन ऑफ लाइक आई डोंट नो कि ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, बिकॉज अगेन ये वीडियोस में चाह रहा हूँ कि एआई की सारी कंप्लीट हो जाए, पूरा यूनिट सारे कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम कुछ नया रुख सोचेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे वो नहीं पता मुझे। बट लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल इन द कमेंट्स। नाउ बैक टू द पार्ट। अब नमपाई समझते हैं, व्हेन डू वी यूज एंड व्हाई एंड वेयर डू वी यूज नमपाई लाइब्रेरी। जब भी हमें एक डेटा सेट पर कंप्यूट करना होता है, जैसे मैंने बताया वहां पर हम लोग नमपाई से हम यहाँ पर टोटल, एक मिनट क्या हुआ, टोटल, हाईएस्ट, लोएस्ट, ओवरऑल एवरेज, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी सीएसवी में नमपाई के जरिए। अब आता है नमपाई कैन बी इंस्टॉल्ड इन पिप, पिप इंस्टॉल पाइथन। ये तुम अपने सीएमडी में लिखो यार। अब दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे लोग पता ही नहीं होता लिखना कहाँ है, कुछ लोगों को पता होता है लिखता है लेकिन वो फिर कुछ एरर दिखाने लगता है। तो दिक्कत क्या है कि पिप इंस्टॉल पाइथन या पिप इंस्टॉल नमपाई क्यों यूज नहीं कर पाते, बिकॉज हम क्या करते हैं सीएमडी में जाएंगे पहले, हम बस सीएमडी टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया सीएमडी और यहाँ पर हमने टाइप किया पिप इंस्टॉल नमपाई। सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, इसका पूरा नाम है। सीएमडी लिख करके भी विंडोज 11 और 10 में सर्च हो जाता है, डोंट वरी। जैसे हमने पिप इंस्टॉल नमपाई करा, हमने एंटर दबाया, तो या तो लाइब्रेरी मेरे में पहले से इंस्टॉल होगी, नहीं होगी तो वो इंस्टॉल कर दिया कोई। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, नमपाई यहाँ पर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, नमपाई या तो ऐसे कर सकते हो, या जो नमपाई इज नॉट रेगुलर, अच्छा पाइथन में चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पाइथन आ गया ना, अब नमपाई यूज करेंगे। numpy is not defined, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। import numpy, import numpy, वो पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अब चल गया, कोई एरर नहीं आया था। import numpy सीएमडी में मैं पाइथन चला रहा हूँ, डोंट वरी, बट तुम अपने पाइथन में चलाओगे तो कोई दिक्कत की बात है खास नहीं है। खैर एग्जिट करते हैं अपन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं
क्रिएटिंग अ नंपाई एरे। देखो एरे ना हम बना सकते हैं नंपाई में भी, है ना, हम नंपाई में भी एरे बना सकते हैं। बाद में जाकर के हम नंपाई में सीएसवी डालेंगे, वो एक डिफरेंट है, लेकिन अभी के लिए हम नंपाई में एक एरे बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। सही है, बहुत बढ़िया। Arrays in NumPy can be created in multiple ways. Some of them using list of tuples, using values from using empty, और बहुत सारे होते हैं, दो ही बताए, कोई बात नहीं। देखो एक होता है लिस्ट ऑफ टपल्स, ये सबसे इजी मेथड होता है और ज़्यादातर मैं तो यही यूज़ करता हूँ। दूसरा तरीका होता है यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूज़र। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ना। अगर क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि तुम्हें यूजर से इनपुट करवानी है वैल्यूज, तब जाकर के तुम्हें अपनी एरे क्रिएट करनी है, तो भाई तुम क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे। अगर तुमसे कह रहा है क्रिएट एन एरे ऑफ दीज एंड दीज थिंग, तो तुम दो जोन सा मेथड चाहो वैसा वो मतलब वैसा मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। अब यहाँ पर ये दिक्कत है, एज एनपी क्या मतलब? देखो एज एनपी एक अब्रीविएशन है या फिर एक शॉर्ट वर्ड टर्म है कि भाई बार बार पूरे कोड में नंपाई लिखने से अच्छा जहां पर भी हम एनपी यूज करेंगे वहां पर नंपाई का यूज हो रहा होगा। ये हमने सिस्टम को पहले ही बता दिया। जैसे घर जाते ही बता दो, आप किसी के कहीं आप रहने गए कि किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं पर भी दोस्त वोस्त के वहाँ, तो पहले ही बता दो भाई मैं तो सुबह 5 बजे उठूंगा, मेरे को पानी चाहिए गर्म 6 बजे। तो अब तुम बता दोगे ना तो हैसल नहीं होगी। वैसे ही कोड के साथ है कि अगर तुम बता दो कोड को कि भाई जहां पर एनपी यूज करूंगा वहां पर मेरे को नंपाई से मतलब होगा, तो वैसे ही हम कोड को बता सकते हैं। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया या फिर एक ऑब्जेक्ट में हमने एनपी डॉट एरे, ये मत भूलना एनपी डॉट एरे ये है इसकी इस कोड का सोल है, एनपी डॉट एरे। और एक ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, पैरेंथेसिस हम कहते हैं, और फिर हम अपने इस ब्रैकेट को शुरू करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा जो डेटा है वो एक रो का वो लिखेंगे हम, और हमने फिर एक ब्रैकेट लगाना है जिसमें हम कॉमा करके लिखेंगे। सही है। तो यहाँ पर हमारे दो रोज, फॉर एग्जाम्पल 99, और उसके बाद हमने वापस क्लोज किया 188, तो ये दो हमारे पास रोज बन जाएंगे। सही है। अब मैं तुम्हें ये चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सही है ना। ऐसे हमने बहुत समझ लिया, बट जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो वैसे तो देखो यार आइडियली यूज़ करना चाहिए कायदे से, बट मेरे पास आइडियली कुछ शायद है नहीं है, कुछ दिक्कत आती कभी कभार, और कुछ आइडियली खास लग नहीं रहा था मेरे को, और फास्ट भी है। देखो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, और इट्स नॉट लाइक कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, अभी प्रैक्टिस में कर लूंगा, लेकिन अभी तुम्हें समझाने के लिए जल्दी के चक्कर में मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। थॉनी करके सॉफ्टवेयर है, यू कैन यूज़। अगर तुम्हें हार्ड कोर आइडियली यूज़ करने को मना नहीं किया गया है स्कूल में या फिर कहीं पर भी, तो तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। वी एस कोड है, बट वी एस कोड इज़ लाइक बहुत सारे और भी है तो भारी है, लेकिन थॉनी इज़ पाइथन स्पेसिफिक, तो आप यूज़ कर सकते हो थॉनी भी। बट आई सजेस्ट कि स्कूल में अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ें मत करना, तुम सिंपल अपना आइडियली ही यूज़ करो। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और क्लैरिटी आती है, थोड़ा वाइट बैकग्राउंड है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट नंपाई, बस इसमें हो नंपाई एज एन पी, बिकॉज सी एम डी में था, यहाँ पर विल सी। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, दैट इज लेट अस सपोज एरे, या एरे एक कीवर्ड ना हो, एक बचने के लिए कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, लग के नहीं आया, बट फिर भी क्यों हम यूज करें। ए आर आर इज इक्वल एन पी डॉट एरे, हमने पहले पैरेंथेसिस लगा देना है। आर आर या हो गया तो एरे, पहले हमने पैरेंथेसिस लगा दो, कुछ मत सोचो, पहले पैरेंथेसिस लगा दिया। अब फिर लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, ये लगा दिया, बहुत। इसके बाद हम वापस पैरेंथेसिस लगाएंगे, और इस पैरेंथेसिस में हम एक ईच मतलब ईच रो हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 99, 88, 77। फिर हम कॉमा यहाँ लगाएंगे। देखना मैंने कॉमा कहाँ लगाया है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बट यहाँ, इसके बाद स्पेस करके लिख दो, क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। और 55, 45, 44, 33। अब ये तो हो गया, लेकिन एरे दिखाओगे कैसे? प्रिंट लिखना पड़ेगा हमें, प्रिंट ए आर आर, ऐसे भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रिटी प्रिंटिंग। अब नंपाई यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिर इंस्टॉल नंपाई, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट आई विल मीट यू आफ्टर आई एम डन विद दिस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, क्लोज करेंगे। कैसे आया था वैसे, टूल्स में गए एंड मैनेज पैकेजेस, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो अगर तुम सी एम डी से वो कमांड लिखा पिप इंस्टॉल नंपाई तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ मेरी बात, अपना आइडियली में चल जाएगा। यहाँ चले ना चले वो एक डिफरेंट मैटर है, आइडियली यूज करोगे तो फटाफट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर सी एरे बन गई, 2 रोज की।
अब तुम चाहो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसमें। मान लेते हैं कि मैं इतने सारे ब्रैकेट ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रैकेट लगाऊं, देखते हैं क्या होता है। वील सी, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये करा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ब्रैकेट आओ, एंड ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस मैच नहीं कर रहा है। टपल मस्ट हैव साइज 2 बट हैज साइज 3, ठीक है। एक टपल में साइज 2 होना चाहिए बट ये 3 हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमें ना। अगर मैं चाहूँ इसको मैं, ठीक है, देखना शेप 2, हाँ ये शेप होता है, शेप होता है, डिमेंशन मतलब शेप होता है। शेप क्या होता है बताऊंगा बाद में, बट कुछ तो एरर आ रहा है। हाँ बताऊंगा क्या एरर आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो अभी इसको तुम स्किप कर सकते हो बिकॉज अगर जस्ट सिंपल डीबगिंग, कुछ तो हम करना चाह रहे हैं बट कोई बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। खैर ये था हमारा सिंपल सा कोड जिसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जैसे मैंने करा, बट मत करना है वो चीज़। फिर हम आते हैं यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर यूजिंग एम्प्टी। अब देखो हमें पता है, हमने काफ़ी यूज़ किया है इनपुट, है ना, आई एन टी इनपुट, यूजर इनपुट वाले हमने फंक्शन यूज़ किए हैं। बट यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा अलग सिस्टम है। उस टाइम क्या था कि हमने सिंपल लिखा एक वेरिएबल इक्वल्स फॉर एग्जाम्पल आई एन, मतलब यूजर इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर अ नंबर। यहाँ पर हमने क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया, और हमने जैसे यूजर ने इसको रन किया और यूजर ने एक 5 नंबर या कुछ भी नंबर डाला, वो नंबर स्टोर होगा टेम्परेरी। आप उसको यूज कर सकते हैं बाद में कोड में ना, कि फॉर एग्जाम्पल जो भी यूजर ने यूज किया उसको बताओ अगर 1 है या 2 है या 3, वो मेन्यू वाला जो होता था। तो यहाँ पर क्या है ना, यूजर के इनपुट से पहले तुम्हें एक खाली टेबल बनानी पड़ेगी। मैं तुम्हें सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, खाली टेबल तुम्हें जगह बनानी पड़ेगी खाली पहले। उस जगह के बाद ही तुम काम कर पाओगे। इसीलिए हमें पहले एम्प्टी जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। क्या मतलब, हमें पहले जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी यूजर के लिए, ताकि वहां पर वो एक्स्ट्रा वैल्यूज इनपुट ना कर पाए या फिर कम वैल्यूज इनपुट ना कर पाए। जितनी हमने बताई हैं वो फुल जगह भरनी चाहिए। तो वैसे ही मैं तुम्हें पहले कोड समझाता हूँ, फिर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आएंगे। इम्पोर्ट numpy एज एनपी, n इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट। वही जैसे इन्होंने n वेरिएबल, जैसे मैंने अभी यूजर बताया वैसे ही n दे दिया। कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं बट कीवर्ड नहीं होना चाहिए वो। n इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर साइज ऑफ एन एरे। अब हमने पहले यूजर से लिया साइज ऑफ एरे क्या होना चाहिए। साइज ऑफ एरे, ये है साइज ऑफ एरे। एक एरे ये है लंबी सी एरे, यहाँ पर एक ये लंबी सी एरे, ठीक है। यानी कि एक सिंपल आप एक ब्रैकेट में बंद कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, ये एक एरे है। इस एरे में अगर लेट अस सपोज मैं ये कर दूंगा, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये कितने डिमेंशन के एरे है, 1, ये एक ही इसमें रो है और कॉलम्स बहुत सारे हैं, तो कॉलम 4 बाद ऐसे एक तरीके से। खैर साइज ऑफ एरे अगर यूजर ने लिखा 4 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इसका साइज 4 हो जाएगा। अब उसके बाद फॉर आई इन रेंज एन, जितने भी यूजर ने लेट अस सपोज एंटर किया उतनी बार जाओ। ये पहली लाइन का मतलब वो समझना। ये लूप का है बट कभी कभार हम लूप भूल जाते हैं ना, तो लूप रिवाइज करवाने के लिए ये मतलब बता रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज एन, लेट अस सपोज मैंने अपने एक, मैं दरबार मतलब एक, मैं राजा हूँ, मैंने दरबारी को भेजा, मैंने कहा कि यार तुम्हें 10 घरों में ये चिट्ठी डिलीवर करनी है। अब उस चिट्ठी में क्या है वो बात की बात है, वो मुझसे नहीं पूछेगा कि भाई इसमें चिट्ठी में क्या है, ये भारी तो नहीं है, ये हल्की तो नहीं है, घोड़ा लेके जाऊं या पैदल, वो नहीं। मैंने उससे बताया कि ये 10 चिट्ठियां हैं, इन 10 चिट्ठियों को तुम्हें 10 घर में डिलीवर करना है। अब वो पहले एड्रेस समझेगा कि भाई कौन कौन से घर हैं, कि पहले मैं यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा। अभी वो बना रहा है कहाँ जाऊंगा। वैसे ही ये पहली लाइन है, इसमें कंटेंट क्या है ये हमें मतलब नहीं, लेकिन ये बता रहा है जितनी बार भी राजा ने कहा है मुझे एज अ दरबारी उतनी बार जाना है घरों में। सही है। फॉर आई इन रेंज एन, अब क्या करना है जा करके, उसमें कंटेंट क्या है वो अब समझेंगे। ए आर आई इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट। अब ये ए आर आई कहाँ से आ गया, इस ए आर आई का मतलब ये है कि ith पोजीशन या फिर इंडेक्सिंग कर रहा है। देखो हमने समझा था पहले इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी भी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 हमने समझा था ना। अगर कोई एरे है हमारे पास फॉर एग्जांपल 11 22 33
और यहाँ 44 है। उसकी इंडेक्सिंग पता है कैसे होगी? 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, -1 पोजीशन, -2 पोजीशन, -3 पोजीशन एंड -4 पोजीशन। ये होती है एक एरे की इंडेक्सिंग। ये पहले समझना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता क्यों दिया है या नहीं दिया है, मुझे भी एक्चुअली में याद नहीं, हमने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा है, बट मैंने बता दिया है ना। ये होती है एरे की इंडेक्सिंग, यानी कि पोजीशन डिफाइन करना। अब ARI का मतलब ये है हमने जगह तो बना दी, हमने जगह तो बना दी, लेकिन कितनी, कौन सी जगह पे कौन सा फिट होगा वो यूजर बताएगा, और जिस सीरीज में यूजर बताएगा ना वैसी ही एरे बनेगी। एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा वाइट स्पेस चाहिए रहेगा, ठीक है, ये अच्छा है। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली लेट अस सपोज यूजर ने इनपुट किया 5, ठीक है, या 4। मैं सिंपल सा नंबर, ध्यान समझना, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया शुरुआत ऊपर वाला, तो ये समझ लो, और अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, है ना। मान लेते हैं यूजर ने इनपुट किया 4, इसका मतलब 0 से n-1 चलता है, 0 1 2 3, ये 4 पोजीशंस यूजर की तरफ से आ गई। कौन कौन सी? ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। ये 4 खाली जगहें बन गई है, सही है। अब ARI का यूज क्या था? देखो ARI का मतलब क्या था? आई का मतलब होता है इंडेक्सिंग। हमने पहले डिफाइन किया था फॉर आई इन रेंज, या इन जो भी है, फॉर आई इन रेंज या फॉर आई, है ना। फॉर आई से मेरा मतलब ये है, वो आई दरबारी है जो कि जाता है हर जगह के भाई ये। वैसे ही दरबारी पहले घर जाएगा तो पहला घर भी खाली है, वो वहां पर चिट्ठी देगा तो घर भर जाएगा। अब यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप ये चीज कंफ्यूजिंग ना बना दे इसको, अगर तुम समझते ना ध्यान से, बस थोड़ा विजुअलाइज करना दिमाग में। घर, ये सारे स्पेसेस खाली हैं, इन सारी स्पेसेस में भरनी पड़ेंगी वैल्यूज यूजर की तरफ से, और यूजर भरने के लिए क्या करेगा? सीरीज वाइज लूप चलाएगा, क्योंकि लूप ना बार बार हम एंटर करवा सकते हैं। अगर हमने पहली बार लूप चलाया तो पहली जगह भर जाएगी, हमने फिर लूप, क्योंकि लूप चलता रहेगा जब तक स्पेसेस ना भर जाए, जब तक वो 4 घर खत्म नहीं हो जाते या फिर 4 घर में चिट्ठी नहीं चली जाती, तब तक वो दरबारी जाते रहेगा, जाते रहेगा, है ना। वैसे तो वो 4 स्पेसेस जब तक भर नहीं जाएंगी, तब तक लूप से बाहर नहीं आ सकता, सही है। पहली स्पेस के लिए पहली बार लूप चला, हमने कुछ वैल्यू डाली, वो वैल्यू स्टोर होगी। दूसरी बार लूप चला क्योंकि जगह है अभी, फिर लूप चला, फिर वैल्यू, फिर लूप चला, फिर वैल्यू, एंड फिर लूप चला, एंड जब फिर वैल्यू डली तो फिर लूप खत्म नहीं हुआ, वैल्यू डली, फिर लूप चला, और लूप ने चेक किया कि क्या 5वीं स्पेस एग्जिस्ट करती है, तो फिर बताया गया सिस्टम के द्वारा कि नहीं, यूजर ने 4 ही डाला था स्पेस के, मतलब स्पेस का नंबर कि 4 स्पेसेस होनी चाहिए। तो फिर 5वां जैसे ही वो भरने लगेगा वैसे ही लूप रुक जाएगा, लूप को रोक दिया जाएगा कि भाई 5वीं स्पेस नहीं है, 4 ही स्पेस है, वापस तब एंड होगा। एक बार जाता है वो पूछता है ना, होता है हर बार ऐसा है, बट हर बार हाँ जगह है, हाँ जगह है, हाँ जगह है मिलता है। 5वीं बार जब वो जाएगा तो कहेगा नहीं जगह है, वो ये नहीं कहेगा बहुत जगह है, नहीं कह सकता, बिकॉज ऐसा सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, है ना, बहस करने के लिए। खैर, ARI का समझ में आया, ये इंडेक्सिंग है। फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, मतलब 0th में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जा नहीं सकता बिकॉज अगेन स्पेस ही नहीं है। फोर्थ कह रहा हूँ, फोर्थ नहीं कह रहा, फोर्थ। 0 1 2 3 4 स्पेस हो गई ऑलरेडी, है ना, तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, याद रखना इस चीज को। फॉर आई इन रेंज n, ARI INT इनपुट एंटर नंबर। INT इनपुट का मतलब है यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम कि भाई पहली स्पेस में खाली है, नंबर बताओ, दूसरी स्पेस खाली है, नंबर बताओ। जब ये 4 बार हो जाएगा फिर लूप से बाहर आएगा, जैसे मैंने बताया तुम्हें अभी, वैसे प्रिंट AR। अब जो भी पूरी एरे बनी है वो AR आ जाएगी। अभी AR कहाँ से आया? देखो ये ऊपर है ना, ये AR हमने एम्प्टी डिफाइन कर दिया था, समझते रहे ना। AR इज इक्वल टू np.empty, ये तो ठीक है, लेकिन ये n कहाँ से आया? अरे भाई n मतलब वो खाली कितनी स्पेस पर खाली तो बनेंगी, ये बात समझ में आ गई इस लाइन से, लेकिन कितनी खाली बनेंगी वो ऊपर डिफाइन करा हुआ है। n इज इक्वल टू INT इनपुट, जितनी स्पेसेस यूजर ने बताई हैं उतनी खाली स्पेसेस बन जाएंगी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब ये लूप हर बार चलेगा और ये पूरी एरे हमारे पास तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारा नंपाई वाला हिसाब किताब बहुत ब्रीफ तरीके से खत्म हो गया, बाद में आएगा, बट अभी के लिए तुम इतना समझो कि 2 तरीके होते हैं एरे बनाने के। और एरे बनाने क्यों जरूरत पड़ती है एरे की? बिकॉज अगेन इट्स लाइक वर्सेटाइल थिंग, और एरे बहुत काम आती है, बहुत। तुम बिलीव मी,
बहुत सारी और कोडिंग लैंग्वेजेस में भी एरे का यूज होता है। डीएसए जिसको पता है, डीएसए में एरेज पूछते हैं, एक पूरा चैप्टर, पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं भाई एरेज पे। जब तक तुम एरेज नहीं समझ पाओगे तब तक तुम कुछ, लिस्ट है ना, लिस्ट, लिस्ट इज लाइक, लिस्ट में बहुत सारी ना वो है लिमिटेशंस है, लेकिन एरे में लिमिटेशंस बहुत कम है। उसमें तुम कंप्यूट भी कर पा रहे हो, उसमें तुम दो एरेज मिला करके एक 2D एरे बना दे रहे हो, तीन एरे मिला करके 3D एरे बना दे रहे हो, बहुत चीज़ें हैं। बट अभी के लिए हमने इतना समझा कि दो तरीके होते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स एंड एम्प्टी फंक्शन यूज करके। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इन दोनों कोड को लिख लेना वापस से, आई मीन प्रैक्टिस कर लेना, एंड यू आर गुड टू गो। अब आते हैं हम सेकंड लाइब्रेरी में, पैंडास। पैंडास का मतलब पैनल डेटा या पाइथन डेटा एनालिसिस दोनों ही है। हम पाइथन डेटा एनालिसिस पर बात करते हैं ज़्यादातर। पाइथन इज अ वर्सेटाइल लाइब्रेरी सिंप्लीफाइज टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। pandas इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy। ये देखना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। numpy एक बेसिक लाइब्रेरी थी जिसके ऊपर pandas बना। pandas in particularly well suited of working with tabular spreadsheet और अब pandas को यूज करेंगे हम, एक्चुअल में pandas को यूज करेंगे हम टेबुलर डेटा के साथ मैनिपुलेट करने में। समझ में आ गई बात। ये है वो नंपाई का पार्ट, लेकिन इसको हम बिल्कुल अलग लाइब्रेरी के अंदर कंसिडर मतलब ट्रीट करते हैं बिकॉज है ही इतनी वास्ट। इट इज अ वर्सेटिलिटी, ठीक है ठीक है। Where and why do we use Python in library AI? Suppose you have dataset containing information in various marketing campaigns such as campaign type, data summary statistics, perform group wise analysis, लोड भी कर देता है कोई दिक्कत नहीं है। एनालाइज एंड विजुअलाइज सेल्स, बहुत चीज़ें हैं। पाइथन प्रोवाइड्स अ पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन एग्रीगेशन फंक्शनलिटी मेड इजी टू वर्क। ठीक है, अलॉन्ग दिस, ठीक है। अब यही सेम चीज़ है, पाइथन पिप इंस्टॉल पेंडास करके हम इसको इंस्टॉल करोगे। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। एरेस क्या होती नहीं पता है, बट सीरीज एक स्पेशल टाइप की एरे है जो कि 1D एरे है। जब भी हम 1D एरे बोलेंगे तो हम 1D एरे बोल सकते हैं, बट सीरीज बोलेंगे हम पैंडा से कॉन्टेक्स्ट में, सही है। It is a 1D array contains sequence of values without of any data type which by default have numeric data labels starting from 0। अगर तुम कुछ डेटा टाइप देते हो तो वो डेटा टाइप यूज होगा, लेकिन अगर तुम नहीं देते हो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर होता है उसमें। बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा होता है, लेकिन जीरो से। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है इसकी, है ना। द डेटा लेबल एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर वैल्यूज कॉल्ड इट्स इंडेक्स, यानी कि ये जो डेटा है मार्क डेटा है, मार्क की इंडेक्स 0 है, जॉन की इंडेक्स 2 है। समझ में आ गई बात। pandas सीरीज इज कॉलम इन स्प्रेडशीट एज गिवन हियर। एक कॉलम की तरह हम ट्रीट करते हैं। तुम देखो, अगर मैं एक्सेल में बनाऊंगा ना इसको, तो एक्सेल में 2 कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं एक्सेल में सिर्फ एक डेटा कॉलम ही बनाऊंगा। वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, वो तो मुझे पता है कि इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है, बट ये है एक 1D एरे ही। तुम ये मत समझना यहाँ पे तो 2 कॉलम आ गए 2D एरे, अरे नहीं, वो एरे बता रहे हैं तुम्हें कि किस तरीके से इंडेक्सिंग होती है एक 1D एरे की। इट्स नॉट लाइक कि वो 2 सेपरेट कॉलम्स है, नहीं, वो एक हेल्पिंग कॉलम है इंडेक्स। एक्चुअली में तो ये डेटा तो इतना ही है, डेटा इतना ही, ये है एरे, असल एरे ये है, बट इंडेक्सिंग इसकी 0 1 2 3 बताई गई है तुम्हें। तुम जब बनाओगे ना सीरीज, तो फिर तुम एक ही रो रखोगे, ये एक ही रो रखोगे, ये एक ही रो, तो बट विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है ना, ये होता है, ये है सीरीज। समझ की बात। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ बहुत सारा पार्ट रह गया, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट इसको रेस करो पहले। ठीक है जी, ठीक है। सीरीज इज अ 1D array of any data type. The data label index because अच्छा, वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज फॉर अदर डेटा टाइप्स एज इंडेक्स। अगर हमें 0 1 2 3 इंडेक्स नहीं चाहिए तो हम कुछ और भी इंडेक्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमन, फलाना, ढिमाका, ये सब इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पूछेंगे जस्टिन की इंडेक्सिंग क्या है, तो वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल सुरेश, तो हमें सुरेश समझना पड़ेगा, इसीलिए 0 1 2 3 इज लाइक डिफॉल्ट। In data science, we often encounter data sets which are two-dimensional structure. This is where pandas data frame. जैसे ही 2D एरेस की बात होती है या फिर 2D स्ट्रक्चर्स की बात होती है, तब आता है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट अ टाइम। वी नीड टू प्रोसेस दिस द टेबुलर डेटा। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल नेम भी है, रोल नंबर भी है और मार्क भी है, तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें 3 बच्चों के नाम वाम है, ये एक डेटा फ्रेम है, ये भी बनाएंगे। डेटा फ्रेम एक्चुअल में खुद नहीं बन जाता, वो CSV से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर तुम नहीं करोगे तो बहुत सारी एरेस, यानी कि बहुत सारी सीरीज मिल करके ही बनाती है। ऐसी कोई बहुत हैवी बात नहीं, बहुत सारी सीरीज बना दो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सीरीज, मतलब बहुत, फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा बाद में, इट्स लाइक बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में बता सकते हैं इसको, मैंने कोई दिक्कत नहीं। कॉलम्स एंड रोज, ये होती है कॉलम्स और ये होती है रोज, याद रखना है इसको, भूल मत जाना।
For example, the result of a class, items in a restaurant menu, reservation chart or a train. A data frame is a 2D labeled data structure like a table of MySQL. It contains rows and columns and therefore has a both row and column index. Each column has a different type of value such as numeric as in table. That's it. Important एक लाइन है इसमें, it contains row and column and therefore has a both and row and column index. अगर तुम्हें हम इसे एक्सेल में बात करें अगर हम, तो हम अगर किसी भी हमें सेल को रिफर करना होता है हम बोलते हैं A5. ये एक पूरा एड्रेस है एक सेल का, इससे पता चलता है कि हम कॉलम ए की बात कर रहे हैं और रो 5 की बात कर रहे हैं. वैसे ही यहाँ पर अगर हमें किसी भी सेल को मैनिपुलेट या सिंपल एड्रेस भी करना होगा तो हम कॉलम की इंडेक्सिंग और रो की इंडेक्सिंग दोनों डाल करके साथ में हम एक्सेस कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सेल को. सही. डेटा फ्रेम बनाते कैसे? डेटा फ्रेम मैंने बताया कि देर आर सेवरल मेथड, बट डेटा फ्रेम का वैसे मैंने बताया तुम्हें बहुत सारी एरेज मिल करके भी एक डेटा फ्रेम बना सकती है. नहीं आ रही बस में? अरे मेरे भाई तुम समझो ना, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पर दे दूं 15 19 18 12, बट मैं दो एरेज दे रहा हूँ, दो सीरीज दे रहा हूँ. 1D एरे मतलब दो सीरीज दे रहा हूँ, 16 15 14 9. मैं दो एरेज दे दी, आई मीन दो सीरीज दे दी. अब तुम बोलोगे कि इसका क्या यूज है? अगर मैंने लेबल करना शुरू कर दिया यहाँ पर स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, मैथ्स केमिस्ट्री एआई और फिजिक्स, बन गई. दो एरे से सिर्फ लेबल करने से ही दो एरेज अपने आप में एक डेटा फ्रेम बन गई, अपने आप में पूरी टेबल बन गई. समझ में आ रही बात? पता चल रहा है मैथ्स में ए वाले बच्चे के 15 आए और बी वाले बच्चे के 16 आए, केमिस्ट्री में 19 और 15. समझ में आ रही बात? तो दो एरेज से बन जा रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना. हम समझते हैं कि दो एरेज एक टेबल कैसे बना दे रही है. एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायरमेंट दैट इज लेबल्स. जैसे तुमने एक्स और वाई की लेबल डाली वैसे काम तमाम. एक्स लेबल मतलब हॉरिजॉन्टल वाली और वाई लेबल मतलब वर्टिकल वाली, है ना. या फिर तुम सिंपल कह दो रो एंड कॉलम वाली. अगर तुमने लेबल जैसी डाली वैसे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगा. ठीक है. खैर, यूजिंग नमपाई एंड एनडी एरेज मतलब एन डायमेंशनल एरेज. अब हम क्या करेंगे? बनाएंगे डेटा फ्रेम. देखो मेरी बात समझना, हम ना जो हमने अब मैं एग्जाम्पल लिया, काश मैं इसको अंडू कर पाता. तुम्हें याद होगा कुछ तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पर स्टूडेंट के नाम थे और यहाँ पर मार्क्स थे, है ऐसी कुछ था. हम ना ये जो डेटा है ना, ये डेटा ये हम बनाएंगे नमपाई की मदद से. क्यों? हमें डेटा जब एरेज बनानी होगी तो हम नमपाई से बनाएंगे. सुनते रहना, जब हम एरेज बनाएंगे तो हम नमपाई से बनाएंगे. लेकिन जैसे ही हमें लेबल्स डालनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे? पैंडास. समझ में आ गई बात? हम यूज करेंगे पैंडास. वैसे तुम देखो यहाँ पर इंपोर्ट नमपाई पैंडास व एनपीपीडी कर दिया. एरे, 3 एरे बनाई यहाँ पर हमने. 3 एरे बनाई नमपाई की मदद से. उन 3 एरेज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. मैंने क्या बताया? एक रिक्वायरमेंट दैट इज लेबल्स डाल दो, पूरी तुम्हारी डेटा फ्रेम तैयार. तो उन लेबल्स डालने के लिए एंड उसको एक डेटा फ्रेम की तरह कंपाइल करने के लिए हम यूज करेंगे पैंडास लाइब्रेरी का. ये एरे वाला कोड हो गया. इतना तो एरे वाला कोड समझ में आता है. यहां से देखना, डी फ्रेम से देखना, एक वेरिएबल फिर हमने डिफाइन कर दिया, कोई बात नहीं. कोड ये है पीडी डॉट डेटा फ्रेम. डी और एफ मेरे भाई कैपिटल रहेगा, ये याद रखना. डी और एफ, डेटा फ्रेम का डी ए एफ, आई मीन डी और एफ, ए नहीं भाई, ए कहां से आएगा? डी और एफ कैपिटल रहेगा, प्लीज भूल मत जाना इसको. पीडी डॉट डेटा फ्रेम हमारे पास फंक्शन है. पीडी लाइब्रेरी के अंदर डेटा फ्रेम हम फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं और डेटा फ्रेम की के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं अब बताएंगे हम. एरे 1, एरे 2, एरे 3, जिस सीरीज में हमें अपनी एरेस को डिस्प्ले करना है वैसे ही हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखेंगे. एक में से वैल्यू उठाकर दूसरे में पटक दो. ये तुमने बहुत बोला है ना, वैसे ही ये बोलो. जब भी हमें सीरीज वाइज बोलना हो, एरेस डालनी होगी तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमें चाहिए रहेगा डेटा फ्रेम में. तो एरे 1 2 3 हमने अभी फिलहाल हमने 1 2 3 हमने वेरिएबल ही ऐसे बनाए हैं जिसमें 1 2 3 है. लेकिन अगर मान लो हमें हमने ऐसे यानी रोज नहीं बनाई, अमन सुरेश और रितेश लिखा,
तो हम तो भूल जाएंगे कि अमन पहले आएगा सुरेश पहले आएगा। तो इसीलिए जिस भी ऑर्डर में हमें चाहिए होगा, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा लगा करके वो ऑर्डर डाल देंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आकर एक कॉमा लगाएंगे, और फिर एक कीवर्ड होता है कॉलम्स करके। कॉलम्स करके जैसे ही हमने कीवर्ड लिखा तो उससे पता क्या चल जाएगा कि भाई ये कॉलम्स हैं। अब इससे ऑटोमेटिक ये रेफरेंसिंग है कि भाई एरे 1 के लिए कॉल 1 है, एरे 2 के लिए कॉल 2 है, और एरे 3 के लिए कॉल 3 है। ये ऑटोमेटिक समझना डेटा फ्रेम इनकी पैंडा सा काम है। ये हमारा काम समझाना नहीं, हमने बता दिया। जिस सीरीज में हमें चाहिए रहेंगे कॉलम के नाम, उसी सीरीज में हमें एरे डालना है, या फिर वाइस वर्सा। जिस सीरीज में हमें एरे चाहिए उसी सीरीज में हमें कॉलम का नाम डालना है। कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। अब क्या होगा, प्रिंट डी फ्रेम। डी फ्रेम प्रिंट करना है क्योंकि डेटा फ्रेम अब कंपाइल हो गया, अब एरे अलग से कुछ नहीं है, अब डेटा फ्रेम के अंदर ही सारी एरेज घुसी हुई है। तो वैसे तुम देखोगे यहाँ पर कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 आ रहे हैं, देख रहे हो, ये कॉलम्स बन गए। क्या बन गए, कॉलम्स। और रोज के लिए रोज यूज करेंगे, बट अभी कॉलम्स के समझना पड़ेगा। कॉलम्स का कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 आ जाएगा, लेकिन उस सीरीज में एंटर करना, सीरीज में चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट करना, कॉमा लगा। उसके बाद हमें प्रिंट डी फ्रेम हमने जैसी वैसी करा तो होगा क्या, कॉलम्स का जो हमने लिखा है वो तो आएगा, लेकिन रोज में इंडेक्सिंग चलेगी 0, 1, 2। रोज में इंडेक्सिंग चलेंगी 0, 1, 2। मैंने ऊपर बताया था कि 0, 1, 2 को तुम चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम 0, 1, 2 के बजाय ABCD कर दो, अमन, रितेश और हितेश कर दो, जो चाहो वो कर दो, 0, 1, 2 को रिप्लेस करके। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। ये था एक मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम यूजिंग पेंडास लाइब्रेरी। सेकेंड मेथड आता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब देखो दोनों मेथड मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद पहला वाला रहता है, लेकिन अगर मुझे याद रहे सेकंड वाला तो मैं सेकंड वाला यूज करूंगा, बिकॉज अगेन इट्स इज ईजियर। और इसमें असाइन जो होता है ना, फटाफट असाइन हो जाता है कि भाई म्यूजिक 15 या जो भी है, इस तरीके से असाइन, मतलब असाइनमेंट्स बहुत ईजी होते हैं। अब सेकंड मेथड को समझेंगे हम, डिक्शनरीज को यूज करेंगे। डिक्शनरीज तुम्हें पता होगी, आई होप तुम्हें पता हो डिक्शनरीज क्या होती है। नहीं पता तो एक 2 मिनट के एक रिकैप कर देते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पेयर, फॉर एग्जाम्पल SBA की मंथली इनकम 0। फिर मेरी बात वैसी है तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। वैसे ही अगर हमें दूसरा कुछ लिखना होगा तो हमने कॉमा लगाया, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ यूट्यूबर की इनकम जो है 1 रुपए, तो वैसे ही एक कॉमा ये नहीं लगाना है ना। इस एक करली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पेयर्स कॉमा सेपरेटेड, और SBA का फिर ही असाइन SBA 0, XYZ 1, इस तरीके से असाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है डिक्शनरी। तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरीज की मदद से भी हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। एरेज को भूल जाओ और ये डिक्शनरीज को याद करो, ठीक है ना। हमने पहले एक वेरिएबल बनाना है, कोई इनपुट नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा हमें, अच्छा ये एक यहाँ पर एक ही चीज़ आएगी, इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी। यहाँ पर ये जरूर लिखना, बिकॉज अगर उसके बिना कुछ काम नहीं होगा। मतलब कहेगा लाइब्रेरी ये डेटा फ्रेम का वर्ड है, ये लिखना। नंपाई इसमें जरूरत नहीं है, बट इसमें पैंडा से जरूरत है, तो ये भूल मत जाना। हमने लिस्ट डिक्ट बनाया और हमने इससे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं इससे पहले कि हम इसको भूल जाए। देखना वापस इसने पूरा इम्पोर्ट नंपाई एज NP, इम्पोर्ट पैंडास। अच्छा एक बात याद आ गई मुझे, वैसे मैं पहले कुछ टाइम पहले बता रहा था, जिन लोगों ने वाला पार्ट देखा है ना, यानी वीडियोस वाला, इसी वीडियो, तो उसमें एक बात रह गई थी, पता है बीच में मैंने बहुत बार रिकॉर्ड करने का ट्राई किया और बहुत वीडियो हद तक मैं रिकॉर्ड कर भी दी, है ना। जैसे कुछ कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, फिर मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे को 10 मिनट मिले, मैंने 10 मिनट को यूज़ कर लिया वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर मैंने कंटिन्यू करा, कुछ अगले दिन मेरे को 15-20 मिनट मिले, वैसे मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बट हुआ क्या, कुछ प्रॉपर नेमिंग की ना की वजह से, प्रॉपर नेमिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे वीडियोस मिस हो गई, और बहुत सारे वीडियोस की तरीके से खो गई बहुत सारे समुद्र में, क्योंकि वैसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और हैं OBS की, उसके बाद ये लेक्चर्स की भी बहुत है। तो कुल मिलाकर के बहुत ना टाइम भी एक तरीके से कहूँगा वेस्ट हुआ, बिकॉज वो वीडियोस कहीं पर भी काम नहीं आ रही है। ये एक फ्रेश वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे पूरे उस चैप्टर की। मुझे जहाँ तक याद है ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए थे कुछ कुछ वीडियोस में, और IP की भी सीक्वल SQL, जो IP वाले बच्चे हैं वो SQL वाली वीडियोस भी मैंने बना दी थी कुछ हद तक, बट वही बात, वो सारी एक तरीके से खो गई, है ना। और उनको फिर मुझे न्यू करना पड़ेगा, अब फ्रेश करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से वापस से ना। तो ये एक फ्रेश वीडियो तुम्हें मैं आज डिलीवर करता हूँ, वरना काफ़ी टाइम पहले आ जाता अगर एकदम सीरीज वाइज सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर करता मैं,
वही चीज़ है। इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी हम क्या करेंगे, फिर हम एक एरे बनाएंगे AR1 इज इक्वल टू, हम एरे कैसे बनाते हैं, np डॉट एरे, और फिर हम ये पैरेंथेसिस, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें एरे डालना, फॉर एग्जाम्पल 11 22 33, ये एक एरे बनी AR2 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट 55 65 66 77 वगैरह, ये हमने बनाई। अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे डी डेटा इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब हमें क्या करना है, ये पैरेंथेसिस लगाना, सबसे पहले हमें काम करना है पैरेंथेसिस लगाना है, लगाने के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट खोल करके उस सीरीज में लिखना है जैसे हमें सीरीज चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को AR2 पहले चाहिए और फिर AR1 चाहिए, मेरी मर्जी, अरे मेरी मर्जी भाई। कॉलम्स इज इक्वल्स टू कॉलम्स, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, प्रिंट, डेटा। अरे पेंडास भी इंस्टॉल नहीं है, बोला ठीक है, पेंडास भी इंस्टॉल हो गई है, मैंने F5 दबाया और फटाफट हमारे पास ये आ गई। अब इसमें देखो एक हमने ना ये हुआ क्या, मैं बीच में एक सेकंड को सोच रहा था मतलब क्या हुआ, तो मैं देख के रहा था हमारे पास ना इस वाले कोड में 3 ही कॉलम्स और 3 ही रोज थे, समझ में आ रही बात, हमें 3 ही कॉलम्स और 3 ही रोज थे। इस वजह से एक जो हमने बात कही कि ऑटोमेटिक असाइनमेंट होगा, वो दोनों में वैलिड नहीं है, बिकॉज अगेन देखो AR2 और AR1 अपने आप में चीज़ है कि भाई दोनों सीरीज वाइज, जिस सीरीज तुम्हें एंटर करना है उस सीरीज में तुम डाल दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो AR2 है वो मैथ्स के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगेन वो एक अलग चीज़ है और एक कॉलम्स अलग चीज़ है। सो एक थोड़ी सी मिस्टेक समझना, ये चीज़ जो बताई मैंने तुम्हें AR2 और AR1 ये सही है कि भाई जिस सीरीज में तुम्हें चाहिए है पहले वो लिखो, फिर AR1 लिखो, जैसे तुम्हें सीरीज चाहिए, लेकिन कॉलम्स की जो है वो सीरीज से कुछ डिपेंड नहीं करता, अगेन है ना, तुम कंफ्यूज मत होना इसमें। मेरे कहने का मतलब ये देखो, 55 नीचे वाली है, पहले 58 आ गई, और 11 ऊपर वाली है, 11 बाद में आई। देखिए वहां पर क्या था, 3 ही कॉलम्स और 3 ही रोज थे, लेकिन यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मुझे कॉलम्स 3 एंटर करने पड़े, बिकॉज अगेन वो साइज का इशू हो जाएगा कि तीसरे कॉलम के लिए तुमने डाला नहीं, 3 कॉलम्स लिखने पड़ेंगे और 2 ही रोज यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। सही है, तो कॉलम्स क्या है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करना, तुम सीधे ये थॉनी या जो आइडिया दी है वो खोलना और प्रैक्टिस करना 10 क्वेश्चन डेटा फ्रेम के अलग अलग साइजेस पे बनाना, यानी कि 2x3, 4x5, 6x7, इस तरीके से तुम बहुत सारे ये डेटा फ्रेम्स बनाना, और तुम्हें फिर अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ अगर तुम खाली बैठ के एज अ मूवी देखोगे इसको तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्लीज़ आइडियली जो भी है, अगर तुम्हारा सिस्टम नहीं है घर पे, कोई बात नहीं, मोबाइल पे कहीं अगर तुम मिल जाए कोई ऑनलाइन एडिटर, शायद होता है, देख लेना एक बार, पैंडास एडिटर या पैंडास ऑनलाइन, और अगर तुम्हें नहीं मिला स्कूल में जाना और कंप्यूटर पे ज़रूर कम से कम 10 क्वेश्चंस लगाना अलग अलग साइजेस के साथ, कि भाई 4 रोज 3 कॉलम्स, 5 रो 1 कॉलम, 10 रोज 6 कॉलम, इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। अगर नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तुम कंफ्यूजन में रहोगे, क्या रहे हो भाई, तुम कंफ्यूजन में ही रहोगे तुम कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो इसीलिए कंफ्यूजन मत रहना और प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है ना। अब हमने प्रिंट करा डेटा, सिंपल सा है, 2 एरे बनाई, 3 कॉलम्स बनाए और हमने ये सब डाल दिया। अब हमें पता है, अब हमें चाहिए कि इसको भी चेंज करो, तो करेंगे चेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमें कॉलम कॉमा डाल के हम लिख देंगे, पहले इंडेक्स आएगा, फिर पहले कॉलम्स आएगा, फिर इंडेक्स आएगा, याद रखना, और फिर हमें ए बी भी करेंगे। तो इस तरीके से सिंपल है, कोई खास नहीं है, ये बताऊंगा बाद में, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है, कोई नहीं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हम फटाफट यूज़ कर लेते हैं। डिक्शनरी बनाएंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी रखेंगे, और जो भी हमें यानी जितने भी हमें हिसाब किताब से लिखना है कि भाई एक रो में कितने डेटा आएंगे उतनी बार हमें कॉमा सेपरेट वैल्यूज लिखनी है, फिर डी फ्रेम करेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, बिकॉज अगेन डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, अरे भाई याद रखना यहाँ पर कॉलम का कोई काम नहीं है, यहाँ पे कॉलम्स यूज नहीं होंगे, बिकॉज अगेन यहाँ पे कॉलम्स ऑटोमेटिकली ये जो है ना, डांस म्यूजिक पेंटिंग और पेंटिंग, ये बहुत सिंपल है, बिकॉज उसमें रेपिटेशन को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में पहला जो चीज याद रखनी है वो है एक वेरिएबल के अंदर डिक्शनरीज का सेट, एक डिक्शनरी नहीं, बहुत सारी डिक्शनरीज का एक सेट, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स रखना है, सेपरेटेड बाय कॉमा।
इसमें एक स्पेशल और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ना जितने डिक्शनरीज बनाएंगे उसमें हम रिपीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें डांस वाले सब एक साथ डालने हैं। हम पहले डिक्शनरी में डांस डाल दें, सेकेंड डिक्शनरी में अगर हम डांस का 15th वैल्यू डालेंगे ना तो एक ही डांस के कॉलम में 2 बार 10 और 50, मतलब एक बार 10 और एक बार 15 आ जाएगा। दोनों दोनों चीज़ें आ जाएंगी। दिखाता हूँ मैं कैसे। अगर हम यहाँ पर आ, ठीक है, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पैंडास करेंगे। नंपाई की जरूरत हमें नहीं है तो इसलिए विल बी रिमूविंग इट, ठीक है ना। अब हमें कोई भी वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल एर, नहीं सॉरी एरे नहीं है, डिक्शनरी है, डिक्शियो सही है, डिक्शियो सही है, डिक्शियो हम करेंगे। इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस लगाएंगे, स्क्वायर इन सॉरी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिक्शनरी वाला करली ब्रैकेट लगाएंगे हम। करेंगे फिर हम फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया कुछ कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप फूड वैल्यू फूड करते हैं, सही है। और डिक्शनरी है तो की जो है वो इसमें रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है। कि पिज्ज़ा को मैं दूंगा 9 एंड देन मैं दूंगा मोमो को, नॉट मोमोज, इट्स मोमो, जैसे क्रिटिक्स कहते हैं ऑनलाइन, मोमो को दूंगा मैं 7.5, ठीक है। फिर मैं इस डिक्शनरी से बाहर आऊँगा, एक कॉमा लगाऊंगा, फिर वापस से मैं लिखूंगा बर्गर। थोड़ी सेंसलेस भी हो सकती है बट से उसे समझाने के लिए ये इट्स लाइक ओके। बर्गर दूंगा 6.5 और फिर दूंगा मैं लेट्स सपोज, याद रखना ये जो एक एक डिक्शनरी लगाई है ना मैंने, ये एक रो इमेजिन करना, एक रो इमेजिन करना। क्या समझ, ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक स्टूडेंट ने इतने इनपुट्स दिए। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा सारे इनपुट्स दे, है ना। जरूरी नहीं है हर एक बच्चा कोई इनपुट दे, जरूरी नहीं है सब, है ना। बर्गर और वापस से फिर हम क्या कर सकते हैं, पिज्जा कर सकते हैं कि भाई दूसरे बच्चे ने पिज्जा को स्कोर दिया 10 में से 10, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही करते हैं हम, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब फिर सेकंड स्टेप क्या है, इसको एक डेटा फ्रेम में इनक्लोज करना। फॉर एग्जांपल डेटा इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम लगाने के बाद लिस्ट डिक्ट जो वेरिएबल है वो पूरी डिक्शनरी का वेरिएबल, कॉमा इंडेक्सिंग जो भी हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉमास तो कॉलम्स तो हैं बट मसला इंडेक्सिंग का है, यानी कि 0 1 2, यानी कि आपके जो रोज का जो नाम है वो वाई एक्सिस बेसिकली। डेटा फ्रेम डिक्टियो कॉमा लगाएंगे, कोई गलत तो नहीं हो रहा है, सही है। इंडेक्स करेंगे इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए, सिंपल ए बी सी करेंगे और दो ही हमारे पास है तो दो ही करेंगे। लगाने के बाद इसको हम हटाएंगे एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। प्रिंट डेटा, पिज्जा मोमो बर्गर, 3 कॉलम्स बन गए। ए बच्चे ने 9 7.5 बर्गर को रेट ही नहीं किया और दूसरे बच्चे ने पिज्जा और बर्गर को रेट किया बट मोमो को रेट नहीं किया। तो मतलब इस तरीके से काम करेगा। और अगर मैं चाहूँ ऑर्डर बदल सकता हूँ, मानता पिज्जा से पहले ही मैं बर्गर डाल दूँ, आई कैन डू, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा, है ना। बर्गर को फॉर एग्जाम्पल पहला बच्चा दे रहा है 7, है ना, और कॉमा एंड यहाँ पर क्या है, मोमो बचा है, मोमो कर देंगे। मोमो को हम ये बच्चा रेट कर रहा है मोमो को 9.5, ठीक है। सिंपल, ये सब देखो डेसिमल्स भी आ रहे हैं, फ्लोट भी आ रहा है, डिक्शनरीज में फ्लोट भी आ रहा है, फिर सारे कॉलम बन गए। तो बर्गर पिज्जा मोमो इस तरह से चल रहा है। क्या ऑर्डर गलत तो नहीं है, बी वाले बच्चे ने मोमो को 9.5 दिया है, सही आ रहा है। 7 बर्गर को मिला है, सब सही है। अब देखो जो 7.56, ठीक है, 9 10 सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, आई होप ये इतना क्लियर होगा यहाँ तक। डीलिंग विद रोज एंड कॉलम्स, अब यहाँ पर ये जो 3 4 टॉपिक्स है ना, एडिंग न्यू कॉलम, एडिंग न्यू रो, डिलीटिंग न्यू कॉलम, डिलीटिंग रो कॉलम, डिलीटिंग कॉलम्स और सिलेक्टेड डिलीशन और एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट्स, यहाँ तक तो एटलीस्ट बहुत एक फॉर्मेट में चलने वाला, देखते रहना ध्यान से, है ना। चलो अब डिक्शनरीज पूरा हो गया। अब हम डीलिंग विद रोज एंड कॉलम्स करेंगे। हम क्या करेंगे ना, एक इस टाइप का हम फटाफट बनाएंगे एक डेटा फ्रेम
उसके बाद हम काम करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। ये हम बनाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो मुझे पहले इंडेक्स सिंपल लग रहा है, मैथ साइंस और हिंदी कर दें, पहले वही कर देंगे। वो थोड़ा इजी लगा पहले, वो जाहिर बात है सब बनना सभी है, बट थोड़ा सा फटाफट करने के लिए क्लैरिटी, तो बढ़िया। अब डिक्शियो नहीं, डिक्शियो रखेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है। रजत, अमृता, मीनाक्षी, रोज, कार्तिक। मैं डिक्शनरी से बना सकता हूँ या फिर मैं एरे से भी बना सकता हूँ। डिक्शनरी से बनाते हैं, फिर एरे से देख लेंगे। डिक्शनरी थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इसलिए डिक्शनरी को थोड़ा सा टैकल करेंगे बढ़िया से। 94, 95, 90। अब देखो स्पेस ना बहुत अनइवन है इसमें, तुम देख रहे होगे कभी यहाँ पे स्पेस है और कभी यहाँ पर नहीं है, देख रहे हो। कोई बात नहीं, जब कॉमा लगा हुआ नहीं है, फालतू चीजें नहीं हो रही है, तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रिंट करेंगे, जैसे ही हम प्रिंट करेंगे देखना कितने प्यारे तरीके से हमारे पास कोड आ जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से आउटपुट आ रहा है ना। और रजत, अमृता, मीनाक्षी, रोज, कार्तिका सब प्रॉपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे इसमें कुछ फंक्शंस दैट लाइक फॉर एग्जांपल न्यू कॉलम ऐड कैसे करेंगे, और न्यू रो कैसे ऐड करेंगे। कॉलम क्या होता है, ऐसा ऐसा, और रो क्या होती है, ऐसी ऐसी, ठीक है। जैसे ही हम इसको कॉलम में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें अगर कॉलम ऐड करना है, लेट सपोज फातिमा करके एक नया कॉलम ऐड करना है, रिजल्ट फातिमा इक्वल्स टू जो मार्क्स है उसके। एडिंग न्यू कॉलम इज सिंपलर देन एडिंग न्यू रो, याद रखना इस चीज को, है ना। कॉलम ऐड करना सिंपल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा और यहाँ पर मैं वापस से करूंगा प्रिंट, लेकिन उससे पहले मैं कोड लिखूंगा। लेट अस सपोज रिजल्ट, रिजल्ट क्या है ये, अच्छा रिजल्ट हमारे पास हुआ है, ठीक है। डिक्टियो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में फातिमा, यही स्पेलिंग है आई गेस, यस। और फिर हमने कोलन लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और 94, 96, 97, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट प्रिंट वापस कर दूंगा मैं, ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, गलती ना हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ अब दो मैं बताता हूँ गलती क्या हुई। प्रिंट करा मैंने दो, एक बार प्रिंट, ये वाला प्रिंट ये आ गया। अब यहाँ डिक्टियो फातिमा करा मैंने, बट फिर भी यार आया क्यों, समझ नहीं आया मुझे, है ना। कुछ एक दिक्कत सी हुई, क्या हुआ। यहाँ पर तो फातिमा वाला कॉलम ही नहीं ऐड हुआ। यहाँ पर दिक्कत आई बिकॉज ये लाइन से ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है, वो ऊपर वाला ही रेंडर कर रहा है। तो मैं यार अगर यहाँ पर वापस लगा दूं ये वाली लाइन, तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पर एक बहुत टाइम से मैं एरर डिबग कर रहा था, बीच में मैंने वीडियो भी पॉज करी है, तो बहुत टाइम से मैं डिबग कर रहा हूँ ये एरर। दिक्कत क्या थी बेसिकली, जो ना इसमें पहली बात तो क्लियरली नहीं दिया हुआ था। जैसे कि मैं तो बताता हूँ, यहाँ पे डेटा फ्रेम रिजल्ट है, अब बताया गया है वेयर निकोल बाय फंक्शन। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, मैंने पहली बात तो डिक्शनरी से बनाई है लिस्ट, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत आ जाए। देखो मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो। अगर तुमसे कभी गलती हो रही हो या आउटपुट नहीं आ रहा हो, तो ये नहीं पैनिक करना, थोड़ा ट्राई करना है, थोड़ा थोड़ा सा कहना है फ्लेक्सिबल होना है, विद थोड़ा हैबिचुअल होना है कि भाई ऐसे एरर्स आ सकते हैं। मैं चाहूँ तो सीधा तुम्हें आउटपुट दिखाता कट करके, बट नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डिक्शनरी, डिक्टियो जो है, डिक्टियो डिक्टियो को मैंने पूरा एक लिस्ट की तरह डिक्शनरी डिफाइन करी थी। ये है एक लिस्ट, तुम समझ रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिस्ट ही है, लेकिन उसमें डिक्शनरी यहाँ अलग बात है, वो है एक लिस्ट। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं एक डिक्शनरी के वाली इंडेक्सिंग में ढूंढ लूँ, ये तो बिल्कुल गलत है, या फिर लिस्ट में ढूंढ लूँ, लेकिन लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मुझे डेटा में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। जो डेटा है ना, डेटा ये पीडी तुम देखो, मुझे बता आंसर करना मेरे को, क्या तुम नॉर्मली एक लिस्ट में ऐसे लिख करके कोई भी नया रो, नई कॉलम, नया लिस्ट, नया आइटम डाल सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल है पैंडाज में, डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में जब पॉसिबल है तो मैं डेटा फ्रेम वाला यूज करना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पर डिक्टियो की बजाय डेटा में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को। जो डेटा है ना, डेटा फ्रेम, ये समझो डेटा डेटा फ्रेम है, या चलो इसको फ्रेम करो तुम्हारे लिए, ये जो फ्रेम कीवर्ड है ना, ये डेटा फ्रेम है और डिक्टियो है लिस्ट। तो मुझे फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे को फ्रेम फातिमा लिखना पड़ेगा, ताकि डेटा फ्रेम में ऐड हो जाए। अब जाकर के जब मैं प्रिंट करूंगा इसको, तो ये सही आ जाएगा। सही है।
और डेटा वो कहीं ना कहीं डेटा होगा, हो जाएगा प्रिंट डेटा। ठीक है, अब जाके जब मैं फ्रेम प्रिंट करूंगा तो प्रॉपर फातिमा कॉलम एडेड है। मुझे लिस्ट में नहीं ऐड करना था, मुझे डिक्शनरी में नहीं ऐड करना था, मुझे जो फाइनल डेटा फ्रेम है उसमें ऐड करना था। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया नया कॉलम। याद रखना, जो इसको इसको भूल जाओ, ये कोड बकवास है, क्योंकि अगर इट में कंफ्यूज यू। जो हमारा डेटा फ्रेम वाला वेरिएबल है उसमें यूज करना, डेटा फ्रेम वाले वेरिएबल में मैनिपुलेशन करना, ना कि ओरिजिनल लिस्ट में। अब आते हैं नया रो कैसा ऐड कर सकते हैं हम एक डेटा फ्रेम में। नया डेटा फ्रेम, नई रो ऐड करने के लिए हम एक LOC लॉक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल है। लॉग अलग दो चीजें हैं, बट हमें लॉग समझना है, लॉग क्या होता है। वी कैन ऐड अ न्यू रो यूजिंग लॉक रिजल्ट डॉट लॉक। इन रिजल्ट, देखो रिजल्ट वाले वही चल रहा है, रिजल्ट डॉट लॉक इंग्लिश और नई रो एंड देन प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, इसी में करते हैं। ठीक है ना, रिजल्ट यानी कि हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम डॉट लॉक, क्या क्या है हमारा, इंग्लिश ही कर दो, इंग्लिश। अब यहाँ पर जो भी उसका लिस्ट के अंदर जो भी उसके फॉर एग्जाम्पल मार्क्स हैं, और याद रखना जो 1 2 3 4 5 6 6 ही ऐड करेंगे हम, 4 5 ऐड करेंगे, 6 ही पूरे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रजत क्या है 94, इसका है 93, जो भी है मतलब देख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम करते हैं प्लस, आई मीन प्ले। यहाँ पे इंग्लिश भी ऐड हो गया, ठीक है ना। प्रिंट प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट हो जाना चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ इसको एक वो दे देते हैं वेरिएबल, या ट्राई करना चाहिए फ्रेम के साथ ही। अगर हम वेरिएबल ना भी दें तो ऐड हो गया, ठीक है ना। और वहीं अगर हम एक वेरिएबल दे दें इसको, ENG, इसको वेरिएबल दे दें, प्रिंट ENG कर दो। ठीक है, इतना आता है, नहीं आता, नहीं आएगा वो, प्रिंट ENG सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, पूरा डेटा फ्रेम नहीं आ रहा है, तो ये हमें वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही है, सिंपल। मैं बार बार ताकि कुछ एडिट कर सकता कि तुम देख लो, बहुत बढ़िया। अब आता है हम, अच्छा इसको एक बार देख लो, वापस से बता दूंगा तुम्हें कि भाई जो कॉलम्स हैं वो कैसे ऐड होते हैं। सिंपल, नाम लिखो डेटा फ्रेम वाले वेरिएबल का एंड देन उसमें जो भी तुम्हें ऐड करना है वो ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पे लॉक मेथड यूज होगा रो के लिए, यहाँ पे लिख दो रो के लिए लॉक, रो ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ रो और एडिशन ऑफ कॉलम, याद रखना है ना, इस तरीके से ऐड होगा। यहाँ नहीं, बेसिकली हम कर तो यहाँ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, देख लो बढ़िया तरीके से। एंड नाउ वील मूव फॉरवर्ड, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अब हमें डिलीट कैसे करना है, एक्सेस ड्रॉप, ये दो तीन चीजें की नई वर्ड्स आ जाते हैं, समझ लेंगे। वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द लेबल्स टू बी ड्रॉप्ड एंड द एक्सेस फ्रॉम विच दे हैव टू बी ड्रॉप्ड। So for example, to delete a row, the parameter axis is assigned the value 0, and for deleting column, the parameter axis aligned to 1. Deleting a row हिंदी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। हिंदी वाला पहले तो ढूंढो, हिंदी वाला यहाँ पर अवेलेबल था, है ना। रिजल्ट इक्वल्स टू, नया जो रिजल्ट है वो इक्वल टू हमने कर दिया रिजल्ट डॉट ड्रॉप के हिंदी, और हिंदी एक्सेस 0। एक्सेस 0 का मतलब होता है जो ये आपका हॉरिजॉन्टल वाली होती है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेस को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। और अगर हमें कभी भी रो डिलीट करनी होगी, अरे मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रो होता है ना, माय बैड, रो हमें डिलीट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। और कभी भी हमें कोई कॉलम या फिर वर्टिकली कुछ डिलीट करना होगा उसको हम 1 यूज करेंगे, ठीक है ना। एक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे या ऐसे ही बता रहे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं हमें हिंदी पूरा ड्रॉप करना है, तो इसमें कोई सिलेक्टिव ड्रॉप नहीं है, कोई सिलेक्टिव ड्रॉप नहीं है। सिलेक्टिव ड्रॉप आगे आएगा कि भाई फलाने फलाने कैसे वो सिर्फ रिकॉर्ड्स के साथ डिलीट करो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। सिंपल पूरा हिंदी रो अगर डिलीट करना है, पूरी हिंदी की रो डिलीट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हिंदी नाम लिखना पड़ेगा, एंड देन जो उसकी एक्सेस है, एक्सेस 0 या 1। 1 का मतलब होता है, ऐसे याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद करा था, 1 जो है ना, 1 वो स्लैंटिंग नहीं है, वो लेटा हुआ नहीं है, एकदम सीधा खड़ा हुआ है। सीधा मतलब कॉलम, एंड कॉलम मतलब वर्टिकल। तो ये 1 जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, 0 होता है रो के लिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं वापस कोड को, रिजल्ट को हम नया नाम दे दिया रिजल्ट डॉट ड्रॉप। रिजल्ट डॉट ड्रॉप एक कोड है, ठीक है, रिजल्ट डॉट लॉक एंड देन रिजल्ट, और सीधा लिस्ट में। रिजल्ट डॉट ड्रॉप एक फंक्शन है प्रॉपर, इसमें पैरामीटर्स दो होते हैं, एक तो कॉलम का रो का नाम, रो का या फिर लेबल, एंड देन एक्सेस 0 या 1। ट्राई करते हैं,
फ्रेम इज इक्वल्स टू फ्रेम डॉट ड्रॉप। अब पहला पैरामीटर होता है इसका लेबल साइंस, एंड देन एक्सेस, ये किस एक्सेस पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैथ्स यहाँ पर भी हो और मैथ्स यहाँ पर भी हो, ऐसा हो सकता है मे बी, तो इसलिए एक्सेस को हम 0 डिफाइन करेंगे एंड देन प्रिंट फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर हमने करा तो यहाँ पे साइंस हटेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब डिलीटिंग कॉलम्स हैविंग लेबल्स रजत मीनाक्षी कार्तिका कार्तिका, ये है असल में सिलेक्टिव डिलीशन। कैसे करेंगे हम? रिजल्ट डॉट ड्रॉप लिस्ट में जो भी हमें पूरा पूरा नहीं हटाना है, ड्रॉप देखो, देखो मेरी बात सुनना, ड्रॉप ना दोनों के लिए होता है, कॉलम और रो दोनों के लिए ड्रॉप यूज कर सकते हैं, बट दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एक्सेस का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से एक्सेस पर प्रेजेंट है वो, एंड साथ साथ हम कौन से आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर रजत की पूरा, मीनाक्षी और कार्तिका तीनों के पूरे पूरे कॉलम्स डिलीट करने हैं, तो मैं को एक्सेस डिफाइन करना होगा और तीनों के नाम एक लिस्ट में। ठीक है, वही अगेन फ्रेम इज इक्वल्स टू फ्रेम डॉट ड्रॉप, एंड यहां पर मान लेते हैं मेरे को फातिमा, एक मिनट, ऐसे फातिमा एंड लेट्स सपोज मीनाक्षी का डिलीट करना है। ठीक है, हटाया मैंने और एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 करा, जैसे ही मैंने हटाया इसको तो प्रिंट करा मैंने फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो हो गए। अब तुम देख रहे हो नॉन कंसेक्यूटिव कॉलम्स में डिलीट हो सकते हैं, मेरे बताने का मतलब ये था, फातिमा मीनाक्षी दोनों अलग अलग है, दोनों मतलब कंसेक्यूटिव नहीं है, तो वो भी डिलीट कर सकते हो। तो बस एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे एक्सेस 0 कर दूंगा, एरर ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर नॉट फाउंड, मीनाक्षी नॉट फाउंड इन द गिवन एक्सेस, सिंपल है ना, सिर्फ और सिर्फ 0 1 का खेल है देखो, है ना। अब बढ़िया, अब आते हैं हम एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट्स। कैसे करेंगे हम? डेटा, अरे अच्छा, डेटा एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम कैन बी एक्सेस यूजिंग डिफरेंट वेज। टू कॉमन वेज ऑफ एक्सेसिंग आर लॉक एंड आई लॉक। हमने करा क्या ना, मैं तुम्हें अब बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने लॉक यूज किया, लॉक बेसिकली हो गया, हाँ, रिजल्ट डॉट लॉक इंग्लिश, बेसिकली हमने पहले फाइंड किया इसको, और जब हमने देखो इतना, अगर मैं इतना थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, काफी सारी चीजें हो गई हैं। अगर मैं इतना लिखता ना इतना, तो आंसर क्या था, पूरा इंग्लिश की रो आ जाती। लेकिन वहीं इसको मैंने एक नए डेफिनेशन दे दिया, तो दो काम हुए, बैकएंड में दो काम हुए। पहली बात तो उसने सबसे पहला स्टेप ढूंढा कि क्या कोई इंग्लिश का है तो नहीं। अगर इंग्लिश का होता तो या तो अपडेट होता या एरर होता, वो अलग बात है, लेकिन इंग्लिश का है तो नहीं। जब सिस्टम ने कहा कि इंग्लिश का कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती है उसके नाम से, यहाँ पर रो, अगर कोई रो एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पर हम एक नई रो ऐड कर देंगे, बिकॉज अवेलेबल नहीं है इंग्लिश, तो इंग्लिश नई रो बना देंगे उसको इस तरीके से। और जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया तो यहाँ पर नई एक रो बन गई है, इसमें लोकेशन है ना, है लॉग यूज करने के लिए, डिफाइन मतलब फाइंड करने के लिए ही है या फिर एक्सेस करने के लिए ही है। लेकिन हमने जब इसको इक्वल टू के साथ ले लिया तो ये नया बन जाएगा ना। तो तुमने जैसे देखा होगा कि एक स्ट्रिंग में जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं या एक लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट पाइथन में लिस्ट हम यूज करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये पी इज टू कुछ है लिस्ट, P1 करूंगा ना, तो क्या आंसर आएगा उसका, जो 0 1 जो 1 पे उसका वो ये वाला आंसर आएगा मेरे पास। लेकिन अगर P=1 कॉमा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया ना स्ट्रिंग के फॉर्म में 2, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 2 से। तो वही बात है, इतना लिखो तो एक्सेस हो जाएगा और पूरा लिखो तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, लॉग आएगा, थोड़ा बहुत वही सिस्टम है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट मेस अप थिंग्स एंड डोंट मिक्स अप थिंग्स। लॉक आई लॉक दो होते हैं, अब इनका डिफरेंस क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखो, टू कॉमन वेज लॉक आई लॉक, लॉक क्या करता है, लेबल नेम्स यूज करता है, लेकिन आई लॉक यूज करता है इंडेक्स। एक बहुत शॉर्ट सिंपल समझ लो, इंडेक्स क्या होती है, 0 1 2, है ना, और लेबल्स क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ डिफाइन किया अपने तरीके से, लेबल्स यहाँ पर थे मैथ्स इंग्लिश साइंस, ये होता है। तो आई से इंडेक्स होता है और लॉक से, मतलब आई लॉक मतलब इंडेक्स वाला लॉक, और लॉक मतलब सिंपल लॉक जो कि लेबल्स से हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं फिर एक्सेस कर रहे हैं। कैसे करेंगे, सिंपल बताओ, रिजल्ट डॉट लॉक साइंस इतना लिखोगे, मैंने क्या बोला था अभी, इतना लिखोगे तो पूरी साइंस की रो आ जाएगी, बट इस फॉर्म में, है ना। लेकिन वहीं अगर तुम रिजल्ट डॉट आई लॉक करोगे और उसमें 1 लिखोगे तो साइंस वाला ही, वो है साइंस कहीं पर उसको रेफर कर रहे हैं 1 के तरीके से। अगर तुम्हारे पास छोटे हैं तो तुम आई लॉक यूज करो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी रोज है तो तुम लॉक यूज कर सकते हो। जैसे कि
अभी फिलहाल हमारे पास सी है ना, रिजल्ट, अभी रिजल्ट नहीं, फ्रेम डॉट लॉक हिंदी, ठीक है। ओ ओ सॉरी, ब्रैकेट्स लिस्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। प्रिंट करना पड़ेगा इसको आई गेस। पूरा आ गया है ना, ये रजत अमृता रोज कार्तिक, यहाँ तक ऊपर वाला है, यहाँ से है इंग्लिश वाला है ना, ये सब इंग्लिश वाला है। तो रजत के 97, अमृता के 96, 67 रोज के, इस तरीके से यहाँ तक पुराने वाला है ना। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर आई लॉक करेंगे तो हिंदी लिखेंगे तो गलत आएगा, मतलब एरर आएगा ना, बिकॉज अगेन इंटीजर चाहिए इसको। हिंदी में अगर हम जीरो डिफाइन करके क्या आएगा, फिर मैथ्स आएगा आई गेस, है ना, मैथ्स आएगा। वहीं वन कर लो डिफाइन तो इंग्लिश हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉक आई लॉक का यूजेज है। अब आता है हम अंडरस्टैंडिंग मिसिंग वैल्यूज। अगर कभी भी डेटा मिसिंग रहता है, अगर डेटा कभी भी मिसिंग रहता है तो होता क्या है, नल्स हम बेसिकली समझते हैं नल्स का क्या सीन है। डेटा एम्प्टी रहना या फिर मिसिंग रहना तो नल ही है बेसिकली। मिसिंग डेटा और नॉट अवेलेबल कैन अकर व्हेन नो इन्फो इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस। इट्स कॉमन टू हैव सम मिसिंग एट्रीब्यूट्स इफ डेटा इज नॉट करेक्टली प्रोवाइडेड, इट्स ठीक है। इज इन डेटा फ्रेम इट इज स्टोर्ड एज नॉट अ नंबर नैन, नैन की तरह स्टोर होता है जब भी तुम कुछ वैल्यूज नहीं डालते हो। तो मैं याद होगा अभी हम डिक्शनरी वाला पार्ट कर रहे थे जिसमें हमने डिक्शनरी बना करके एक एरे बनाई थी, एक डेटा फ्रेम बनाया था। उस डेटा फ्रेम में, या फिर छोड़ो, हमने मोमो पिज्जा वाला लिया था ना, तो किसी में बर्गर था, किसी ने बर्गर की रेटिंग दी थी, किसी ने मोमो की रेटिंग नहीं दी थी। तो अगर इस तरीके से इसमें मिसमैच था तो वहां पर NAN लिख के आ रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो वीडियो पीछे कर लो अगर तुम्हें याद नहीं तो। Pandas provide a function is null to check whether any value is missing. This function checks all attributes and return true in case that attribute is missing. ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डेटा फ्रेम था, इसमें हमने इज नल का फंक्शन चलाया, हमने कहा इज नल का फंक्शन चलाया। जैसे भी चलाया तो यहाँ ये यहाँ पे सब ट्रू आ गया, यहाँ फॉल्स आ गया। देखो, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। इज नल चेक ही यही करता है, बोलियन रिटर्न करता है इज नल, और बोलियन रिटर्न करने का मतलब ट्रू फॉल्स बेसिकली, और रिटर्न करने के बाद आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे देगा कि भाई ट्रू कौन से हैं, फॉल्स कौन से। सिंपल है। इसको आप ऑल्दो वी कैन यानी ट्राई, इसमें कोई नल है नहीं बट स्टिल वी ट्राई। फ्रेम डॉट इज नल, ठीक है। ओ सॉरी, जैसे हमने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे फॉल्स 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 आ जाएगा, बिकॉज अगेन क्या कोई नल है तो यहाँ पर दिखा देगा, अगर कोई नल नहीं होगा तो मुझे लग रहा है इन्होंने आउटपुट कुछ गलत दिया है। हाँ मुझे लग रहा है ये आउटपुट कुछ गलत है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। हाँ शायद, या तो देखो, या तो कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस जगह जहाँ पर वैल्यूज हैं वहाँ पर ट्रू दिया हुआ है इन्होंने, जो कि फॉल्स है, मतलब जो कि गलत है। जहाँ पर वैल्यूज होती है ना, वही मैं देख रहा था कि कुछ टेबल में तो गड़बड़ लग रही है, बट कोई नहीं। जहाँ पर वैल्यूज होती हैं वहाँ पे फॉल्स देता है, बिकॉज क्या इज नल है, मतलब वो इज नल है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट नल, तो कह रहे फॉल्स नहीं है नल। और ये यहाँ पर अगर मतलब यहाँ तुम इमेजिन करो, यहाँ पर इज नल लगाओ, इज द 11th म्यूजिक नल, यू विल से फॉल्स। बट यहाँ पे ट्री आ रहा है और वो भी ट्री है, ट्रू भी नहीं है वो भी, तो इत्तेफाक देखो गलत आ रहा है। यहाँ पर तुम देखो, इज अमृता हिंदी, इज अमृता हिंदी नल, विल से फॉल्स, इट इज नॉट नल, इट हैज वैल्यूज। तो ये तरीका सही है, वो तरीका गलत है, कोई बात नहीं ना, होता है, गलती हो सकती है। बट तुम बुक के हर एक एकदम से उस पर मतलब यकीन मत कर लेना, ऐसे इत्तेफाक से मैंने कर दिया, वरना अगर मैं नहीं करता शायद तुम एग्जाम में उल्टा लिख के आ जाते। चलो कोई बात नहीं, है ना, हैपेंस फॉर रीजन। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ डेटा फ्रेम बहुत सिंपल है, ये काफी सिंपल और काफी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके, लिटरल बता रहा हूँ।
एकदम से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार ये तुम्हें डेटा फ्रेम दिया हुआ है, इसमें तुम्हें सारे इंडेक्स या फिर सारे कॉलम्स निकाल के देना, बहुत सिंपल है। कुछ दो चार चीज़ें समझ लो उसको। अगर तुम्हें कभी भी पूरी एक डेटा फ्रेम में रो की इंडेक्सेस निकालनी है तो टीचर डॉट इंडेक्स है। अगर तुम्हें कॉलम निकालना है टीचर डॉट कॉलम है। डिस्प्ले डेटा टाइप है तो डी टाइप्स करके एस बी आएगा, डी टाइप्स है ना। और अगर डेटा सारा निकालना है टीचर डॉट वैल्यूज है। और अगर तुम्हें कभी भी टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स निकालना है टीचर शेप है। पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। आर इंटू सी होता है। इसको याद करने का तरीका जो मैंने बनाया था, देखो आर पहले आता है अल्फाबेट्स में, सी पहले आता है। सी पहले आता है, जो पहले आता है वो लास्ट में आएगा, बस याद रखना। आर इंटू सी या सी इंटू आर, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब ए बी सी डी में सी पहले आता है तो वो लास्ट में आएगा, तो सी इंटू आर ना होने की बजाय आर इंटू सी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हो, वरना इट्स योर चॉइस। मुझे याद है अभी भी ये वाला क्वेश्चन किसी तो एग्जाम में आया था। टीचर डॉट हेड, यहाँ पे एंड रोज मतलब यानी कि कुछ बताया था कि भाई डिस्प्ले करो फर्स्ट टू रोज, इस तरीके से कुछ तो था। तो यहाँ पर टीचर डॉट हेड काफी मतलब मोस्ट ऑफ द क्लास को नहीं आया था, बट यहाँ पर हेड का एक फंक्शन था, काफी सिंपल था। बट पढ़ने वाली वही चीज़ है ना, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ती है और काफी डायरेक्ट है, मतलब सामने को लिखा हुआ है एक टॉपिक के अंदर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। मैं तो एक बार सब प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लैबरिंग। आई जस्ट शो यू, ठीक है ना। हमारे पास फाइनल वाली ये हटा दो, देख लेना इजनल वाला बस। आई लॉक ये भी हटा सकते हैं हम। ड्रॉप ये भी सब हटा, ड्रॉप ड्रॉप हटा दो, ठीक है। आई गेस इतना सही है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल वाली है, इसको हम कमेंट कर देंगे। और एक ही हमारे पास आएगी, ये इसमें फातिमा वाली एडिट, ठीक है। अब इसमें हमें काम करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो कहाँ है, टीचर डॉट इंडेक्स, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, फ्रेम डॉट इंडेक्स करेंगे। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सिंपल भेजो और आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करने की दिक्कत है, इसको हर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अरे यार, ठीक है यहाँ पर आ गया। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट कमेंट दिस वन एज वेल, क्योंकि वो कंफ्यूजन थोड़ा पैदा करेगा। यहाँ पे सब इंडेक्स आ गई। और एक क्वेश्चन ये भी था कि यार इसका फॉर्मेट बताओ कैसे आता है। या तो वाई वाई था या कुछ तो था, हमें मतलब मुझे नहीं बताता है कि पहले इंडेक्स लिखा जाता है वो भी कैपिटल से, फिर पैरेंथेसिस आते हैं और फिर लिस्ट के अंदर सारे वो आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, फिर डेटा टाइप भी आता है। तो मुझे ये नहीं पता था, बट कोई बात नहीं, सीखते हैं। फ्रेम डॉट इंडेक्स, फ्रेम डॉट कॉलम्स, ठीक है। पूरा कॉलम्स आ गया। एक सेकेंड, ठीक है बढ़िया। उसके बाद आएगा टीचर डी टाइप, सबके डेटा टाइप्स पता चल जाएंगे, सब स्ट्रिंग है। और टाइप्स मैं ऐसी गलती कर गया, कोई बात नहीं। सब आई एन टी 64 के फॉर्मेट में है, उनका कुछ फॉर्मेट डोंट वरी अबाउट दैट, सब ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सब यानी वो है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आएगा हेड आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगा, सारे वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकता है ये एकदम से विदाउट एनीथिंग, है ना। और फिर आएगा रो कॉलम, टीचर और शेप में आता है ये, शेप याद रखना, शेप में 4,6 आ गया, यानी कि 4 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। अब हेड कर दो, हेड वन करोगे तो क्या होगा, टू तो देखो आ ही जाएगा, वन करेंगे तो क्या आएगा, टू करेंगे तो क्या आएगा। और सिंपल है ना, ये भी तुम्हारा हो गया सब। अब फटाफट मैंने दिखा तो दिया तुम्हें, इसलिए बस याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वाइवा में तो आते ही, साथ साथ इसमें भी आते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी एंड डेटा फ्रेम्स, यहाँ पर से आता है तुम्हारा सीएसवी को इंपोर्ट करना इनटू अ डेटा फ्रेम, यानी कि डेटा फ्रेम में काम करोगे तुम, बट एक सीएसवी फाइल बनानी पड़ेगी पहले तुम्हें, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ज़्यादा बचा नहीं है, साइकिट लर्न लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर भी आई मीन ये यूनिट भी तुम्हारा खत्म हो जाता है। यस, सिंपल है तो कुछ नहीं, फटाफट समझते हैं। पहले हमें सबने सीख लिया सी एस वी फाइल होती क्या है। इंपोर्ट कैसे करेंगे, रीड सी एस वी फंक्शन है, रीड सी एस वी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो हमारी सारी जो सी एस वी फाइल है वो एक पैंडास के डेटा फ्रेम में आ जाएगी बाय स्पेसिफाइंग अ पैरामीटर वैल्यू फॉर द फाइल। सिंटैक्स क्या होता है, पी डी
डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और फाइल नेम डॉट CSV। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर CSV का जो पाथ है वो कुछ इसी और तरीके में लिखा हुआ है तो हटाना बैक स्लैश सिंगल बैक स्लैश लगाएंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भाई जहाँ तुम्हारी CSV फाइल है वहीं पर तुम एक नई पाइथन फाइल बना लो, जैसे तुम्हें ईजी रहे, तुम डायरेक्ट नाम डालो विदाउट एनी पाथ और वो फाइल आ जाएगी। दोनों तरीके से सही है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, तुम्हें पता है सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से फाइल लोकेशन काम करती है, तुम्हें सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से आता है, तो सेकंड मेथड यूज़ करना। अगर नहीं आता है तो पाथ वाला ही यूज़ करना। मैं तुम्हें ट्यूटोरियल ज़रूर दूंगा पाथ कॉपी कैसे करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है पाथ कॉपी कैसे करते हैं। दो तीन तरीके हैं और दोनों तरीके से तीनों तरीके से समझेंगे। तो पहले समझ लो पांडास और CSV दोनों हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV। सेपरेटर यहाँ लगा दिया, सेपरेटर यहाँ पर लगा हुआ है। हेडर 0 है क्योंकि हेडर हमें कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज हमारे CSV में ऑलरेडी हमने हेडर डाला हुआ है। ये भी दिखाऊंगा हेडर क्यों 0 है और हेडर क्या है, ये ना इस तरीके से कौन सा इंडेक्सिंग में है, 0 क्यों आया, बिकॉज हमें पहली इंडेक्स में चाहिए था ना, पहली पोजिशन रीड प्रिंट df, ठीक है ना। तो फटाफट थॉनी में आते हैं और यहाँ पर हम एक पहले सिंपल सा कोड बना लेते हैं। इंपोर्ट, अभी CSV नहीं बनी, CSV बनाएंगे अभी। pandas डॉट spd इंपोर्ट CSV। आप कोई भी वेरिएबल ले लो, pd इज टू pd डॉट रीड CSV। यहाँ पे पाथ आ जाएगा और सेपरेटर दिखा दूंगा तुम्हें, चलो क्यों सेपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हेडर इक्वल टू 0, ये 0 इंडेक्स है इसकी, ठीक है ना। देन प्रिंट PDF लिख रहा हूँ PD, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम पहले इसको अब हम बनाएंगे CSV जो कि हमने बनाई थी वैसे ऑलरेडी, बट कोई बात नहीं। नोटपैड हम खोलेंगे एंड देन यहाँ पर हम एक CSV बनाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज नेम कॉमा फूड, फेवरेट फूड हम सिर्फ देख रहे हैं, सिंपल है ना। तो नेम देखो, रोल नंबर नेम सोचने में ना दिक्कत बहुत टाइम लग जाएगा, रोल नंबर सर्च करूँगा, सॉरी रोल नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5 3 4 अरे यार ये क्या हो रहा है, 3 6 तक ही बात है ना। फूड, भाई मेरे को पिज्ज़ा पसंद है, इसलिए मैं बार बार मुझे पिज्ज़ा दिमाग में आता है, वरना मेरा फेवरेट तो मुझे पिज्ज़ा है इन फास्ट फूड जंक फूड। और तो मैं खाता नहीं ज़्यादा, बट चलिए ना। गुआक, कुछ अच्छे नाम यूज़ कर देंगे ना, माचा, ऐसा 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 नाम लेंगे ना अच्छे अच्छे, वो तो पता ही है पिज़्ज़ा वगैरह सबको पता है ना। गुआक माचा, और क्या लेंगे, लसानिया, होप यही स्पेलिंग होती है लसानिया। और क्या सोचे, बढ़िया सा फूड आइटम सोचो यार। लसानिया, वो क्या चल रहा है, वो सॉर्बे, सॉर्बे, ठीक है सॉर्बे वगैरह। और क्या रखे, पेपे, पास्ता ले लो, कुछ इटालियन है, वो क्या होता है वो, कार्बोनारा, कार्बोनारा बेशामेल वाला पास्ता, मतलब बेशामेल वाला मैं ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मुझे पता है, तो पास्ता लिखो सिंपल, ठीक है। अब हमें करना है इसको सेव, फूड डॉट CSV, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियोस में डाल रहा हूँ भी मैं। हम क्या करेंगे, इसको ऑल फाइल्स की तरह सेव करेंगे एंड देन हमने ओके करा इसको। अब यहाँ पे हमें पाथ कैसे उठाना है, याद रखना पाथ कैसे उठाएंगे अपन। यहाँ पर वीडियोस वाला फोल्डर है मेरा, इस वीडियोस वाले फोल्डर में फूड डॉट CSV है, ये मैं कॉपी करूँगा पाथ इसका। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर से मैं राइट क्लिक करूँ एंड कॉपी एस पाथ करूँ। जैसे मैंने कॉपी एस पाथ करा तो यहाँ पर पाथ आ जाएगा इसका इस तरीके से, जो कि एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए वैसी ही है। अब कुछ कुछ कई बार क्या होता है, मैं पहले इसको रन कर दूँ फिर विल टॉक। PD को मैंने डिफाइन कर दिया, DF करना था मेरे को, मैंने PD को PD कर दिया, सॉरी माय बैड। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है ना, ये जो मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ सिंगल बार बैक स्लैश आएगा ना, ये सिर्फ एरर पाथ का है, पाथ के तरीके का है, बिकॉज अगेन वी आर ऑन विंडोज एंड वी आर नॉट ऑन जुपिटर नोटबुक, है ना। जुपिटर में ये सब चीज़ें शायद नहीं होती हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मैं अभी थोड़ा सर्च भी कर रहा हूँ। दो तरीके हैं वैसे जो एकदम नॉर्मल वाले तरीके हैं, जो कि एकदम सिंपल तरीके से समझ सकते हो।
पहला तरीका ये है कि तुम यहाँ पर डबल सब जगह यूज़ कर लो। अगेन वही बात कि हम आइडियली या विंडोज़ में काम करेंगे, तो इट इज़ गुड फॉर अस कि हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि हर जगह काम कर ले। एक तरीका है ये, सही है। ये ना इसको एस्केप कैरेक्टर मान रहा था, तुम समझो एरर क्या आ गई। ये इसको एस्केप कैरेक्टर मान रहा था, किसको? सिंगल बैक स्लैश को। भाई सिंगल स्लैश वी तो कुछ और होता है, स्लैश एफ स्लैश यू ये सब चीज़ें होती हैं। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, जो कि थोड़ा सा स्कूल में शायद नहीं बताया होगा, आई डोंट नो। यहाँ पे एक आर लगा दो, बताऊंगा आर का मतलब क्या है। मैंने ऐसे यहाँ पे आर लगाया था ना, ये रॉ स्ट्रिंग बन गया। रॉ स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर कोई भी एस्केप सीक्वेंसेस काम नहीं करेंगी यहाँ पे। इसको तुम्हें एज इट इज लेना पड़ेगा। एस्केप सीक्वेंसेस काइंड ऑफ डिसेबल हो जाती है। दूसरा तरीका ये है। अब तुम जो चाहो वो सा यूज़ करो। मैं ही कहूँगा कि स्कूल्स के लिए तुम सिंपल डबल बैक स्लैश यूज़ कर लो जब तक तुम विंडोज़ में हो। अगर तुम्हारे स्कूल में मैट प्लॉट ले सॉरी अगर तुम्हारे स्कूल में जुपिटर नोटबुक पढ़ाई जाती है तो वेरी एंड गुड। लेकिन अगर नहीं है तो भी वेरी एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिंपल विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें सेपरेटर में दिक्कत नहीं आ रही थी, दिक्कत यहाँ आ रही है। अच्छा, अब डिमांड आ रही है तुम्हारी कि सेपरेटर को हटा के देखो क्या होगा। ये है, ये आदत है। सेपरेटर ये बता रहा है कि भाई आखिर सेपरेट हुआ किससे, दो कॉलम से सेपरेट हुए किससे। वो तो अलग बात है, इतना क्लीनली लिखा हुआ है, कोई स्पेसेस नहीं है ज़्यादा इधर उधर की, वरना कॉलम में मिक्स एंड मैच हो सकता था, है ना। वरना उससे कोई बात नहीं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्टिंग अ डेटा फ्रेम टू अ सीएसवी फाइल। अब हमने सीएसवी फाइल रीड करना सीख ली कि भाई हम सीएसवी फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम, बट डेटा फ्रेम की फाइल हम सीएसवी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? टू सीएसवी, रीड सीएसवी और टू सीएसवी। टीचर डॉट टू सीएसवी पाथ और बफ, सिंपल पाथ दे सकते हो तुम, इक्वल टू C pandas result out.csv separator में मिला सकते हो. When we open this file in any text editor, we will find the above data along with rows and columns and separate by comma. Simple है ना. अगर तुम देखना चाह रहे हो तो देख लो, चलो कोई बात नहीं, I'll do. 2 CSV करा मैंने। अब डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा इसके लिए मेरे को। यार डेटा फ्रेम बनाने का इतना टाइम नहीं है, वील सी है ना। डेटा फ्रेम तुम खुद बना सकते हो। डेटा फ्रेम बनाना, उसको एक वेरिएबल डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल डेटा या फिर फ्रेम। फ्रेम इक्वल टू ये सब चीज़ें करना। करने के बाद ये सेम लिख देना, बट जो तुम्हारा डेटा फ्रेम हो उसको लिखना टीचर डॉट टू मत लिखना, फ्रेम जैसे है फ्रेम डॉट टू लिखना, इस तरीके से। उसके बाद फिर आती है हमारी लाइब्रेरी, दैट इज साइकिट लर्न। साइकिट लर्न एक तरीके से विजुअल लाइब्रेरी को तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसे डेटा सेट्स यूज़ करेंगे जहाँ पर आयरस वायरस का चीज़ है। तो करना क्या है बेसिकली, इसमें हमें सॉर्टिंग और सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम समझना है। प्रोवाइड टूल फॉर मॉडल सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, वैलिडेशन, सपोर्ट बेस्ड टास्क लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डिमेंशनलिटी, रेगुलेशन, रिडक्शन एंड मोर। Integrate seamlessly with other Python libraries like NumPy, SciPy, and Pandas. Install scikit-learn users. अब scikit-learn भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतने समझ में आ रही होगी बस। ठीक है, ये वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार में ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। scikit लोड आयरिस। देखो एसके लर्न के साइकिट लर्न में बहुत सारे डेटा सेट्स होंगे, हमें सिर्फ आयरिस वाले डेटा सेट पे ही खेलना है ना। और इसमें क्या है ना, ये जो अभी तुम देखोगे ना डॉक्यूमेंट, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मतलब उसमें बहुत चीज़ें हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम है। कि जैसे लोड आयरिस वाले बहुत कोड है उसमें, बहुत बड़े बड़े कोड, मतलब समझने का तुम्हें बहुत चीज़ें हैं। वो इस चीज़ में इतना कुछ क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल है ना। जैसे यहाँ पर एकदम से बहुत सारी चीज़ें, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, बहुत चीज़ें, बट हम समझेंगे ना। साइकिट डन नहीं चल रहा है यहाँ पर अभी, कोई बात नहीं, जब तक हम थोड़ा समझ लेते हैं। दिस iris dataset is a classic and widely used in machine learning. Various characteristics of iris flower. Iris एक फ्लावर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं उस iris फ्लावर के, जैसे वर्जिनिका, वर्सिकलर, सेटोसा। इसको ऑन द बेसिस ऑफ पेटल एंड सेपल हमें क्लासीफाई करना है ना। Along with sepal length, sepal width, petal length and petal width, along with the corresponding species of iris to which they belong. The dataset typically includes three species: Setosa, versicolor, and virginica. From sklearn datasets, import load iris.
ये पहला जो लाइन है कोड का, वो जाहिर बात है उस बड़े से डेटा सेट में से वो सिर्फ आयरिस लोड कर रहा है ना। उसके बाद जो आयरिस डेटा सेट है, आयरिस इक्वल्स टू लोड आयरिस, यहाँ पे हम लोड आयरिस फंक्शन कॉल कर रहे हैं ताकि आप आयरिस को यूज कर पाए। एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल है वेक्टर, फीचर वेक्टर, यानी कंटेन्स द इनपुट डेटा फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, और टारगेट जो है इज अ असाइंड वेरिएबल जिस पर हमें पहुंचना है, या फिर जो हमें आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट जो हमारा है ना। उसका क्या है, सैंपल आउटपुट, फर्स्ट 10 रोज ऑफ एक्स, फीचर नेम सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेडल लेंथ, टारगेट नेम सेटोसा वर्जनिका। इन सब के बेसिस पर, ये चार चीज़ों के बेसिस पर हमें ये टारगेट पर पहुंचना है ना। तो ये एक का सेपल लेंथ 5.1, 3.5, इस तरीके से आइए, एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्लावर, इसका बेसिस पर हमें यानी स्प्लिट करना है या फिर सेलेक्ट करना है। डेटा सेट्स आर यूजुअली स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। एक मिनट को चेक करने दो, थोनिया क्या हुआ, कुछ तो दिक्कत है, कोई बात नहीं, इसको हम ओपन कर लेंगे दोबारा से, है ना। Train test split. Data sets are usually split into training and testing. The training set is to train the model and testing set is to test, of course. By most common splitting ratio is 80% training and 20% testing. ये एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड है जिसको हम समझेंगे कैसे, x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई, दो वेरिएबल्स हैं, टेस्ट साइज पॉइंट टू रैंडम स्टेट 1। अब रैंडम स्टेट 1 क्या होता है, इसको हम बार बार कोड को रैंडमनेस, मतलब इस कोड की रैंडमनेस बढ़ा करके आप बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ना। यानी कि जब भी तुम यानी इस पूरे कोड को चलाओगे तो कहीं ना कहीं कोड में वेरिएशंस आ सकते हैं, बट स्प्लिट जो है वो सेम ही रहेगा, है ना। वैसे और एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन, ये दोनों जो फीचर वेक्टर्स हैं या फिर जो वेरिएबल्स हैं वो टारगेट वेरिएबल्स की तरफ को ट्रेन करेंगे और टेस्ट वो टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट साइज क्या है, 20% 80% का रेशियो है। जब टेस्ट साइज 0.2 है तो ट्रेन साइज ऑटोमेटिकली 0.8 बन जाएगा, है ना, ये 1 चाहिए टोटल, 100 चाहिए, 1 चाहिए, जो भी है। इन sklearn डॉट नेबर्स के नेबर क्लासीफायर, देखो मैं तुम्हें बताऊँ सही में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल में नहीं आता, बिकॉज उनको भी पता है कि आयरिस डेटा सेट को यूज़ करना कोई ऐसा बच्चों वाला खेल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आयरिस डेटा सेट को समझना बहुत टाइम लगता है सब चीज़ को समझने में। तो जितना मैंने देखा है मोस्टली स्कूल्स में क्या रहता है ना, कि वहाँ पर ये चीज़ें थेरी या वाई वाई पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय नियरेस्ट के नेबर, होता है ये क्वेश्चन आते हैं वाइवा में या फिर थ्योरी में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नियरेस्ट के नेबर, के नेबर्स के नियरेस्ट नेबर। तो तुम्हें बताना पड़ता है कि भाई इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं वो कितने पास हैं या जो भी है वो चीज़ होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म के एन एन होता है। तो ऐसे बताना पड़ता है रादर देन गिविंग देम इन अ प्रैक्टिकल। और मेरे पास कुछ सैम्पल पेपर सैम्पल क्वेश्चंस भी आए थे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, तो उन एग्जाम्स में भी मैंने देखा कि यार ऐसे कुछ मुश्किल सवालात नहीं पूछे गए, वो पूछ यही सिंपल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लॉग, आई लॉग, एक्सेसिंग डेटा, डेटा फ्रेम से बहुत क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, जबकि उनका ग्राफ्स भी हैं बाद में, जैसे बहुत सारे यूनिट्स बाद में यूनिट्स में बहुत सारे ग्राफ से क्वेश्चन भी हैं, बट उसमें से एक या दो ही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं आउट ऑफ 5-6, एक या दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब इसमें से आ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ये थर्ड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का इसका पार्ट, और यहाँ अभी तक जितना पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, बट यहाँ पर तुम इसको थ्योरी वाइज भी पढ़ोगे ना तो इट्स नॉट वेरी बिग डील, इवन इफ इट कम्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो मे बी यू विल बी गिवन अ चॉइस बिटवीन sklearn या pandas और समथिंग। फ्रॉम sklearn नेबर्स इनपुट इम्पोर्ट के नेबर क्लासीफायर, ये हम दूसरा यहाँ पे ये दूसरे टॉपिक आ गया ना। X train, Y train, KM predict matrix from sklearn import matrix। अब matrix क्या होता है, this calculates the accuracy of model by comparing the predicted value to actual target value। The accuracy score represents the proportion of correctly, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं सैम्पल दिया गया, प्रेडिक्ट करो भाई फॉर प्री प्रेडिक्ट। अब मान लेते हैं इन सब का जो आउटपुट है वो 75% क्लोज है, तो 75% रेशियो के फॉर्म में देगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड इंस्टेंसेस। दिस प्रोग्राम that combines different parts of our project to make it a complete and understandable। ये एक ऐसा है जहाँ पर के बहुत सारी चीज़ें, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक, 3 टॉपिक्स यानी कि मॉडल सिलेक्शन, के नेबर और मैट्रिक्स, तीनों टॉपिक्स को एक तरीके से जोड़ दिया गया है जिसमें कि आउटपुट में मिलेगा। तो काम आयरिस डेटा सेट पर ही कर रहे हैं अगेन, बट sklearn डेटा सेट इंपोर्ट लोड आयरिस, आर एस इक्वल्स टू लोड आयरिस, एक्स टारगेट डेटा दे दिया और वाई में टारगेट दे दिया।
फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इसमें से इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मॉडल सिलेक्शन में हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट किया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, माइनस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई जेड। यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए था आई गेस, या ये माइनस देखते हैं। चलो अभी वही रैंडम स्टेट 1 दे दिया, टेक्स्ट साइज 0 दे दिया, 0.2 फ्रॉम sklearn नेबर्स इंपोर्ट के नेबर क्लासीफायर। ये सब चीज़ें करने के बाद मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखो मैं पढ़ रहा हूँ, बट इन सब के करने के बाद हमारे पास एक्यूरेसी 0.98 की आ गई, जिसका मतलब हम 1 से 0.1 ही दूर है या 0.2 दूर है, 0.02 तो इस तरीके से है ना। और प्रेडिक्शंस क्या आती है, वर्सिकलर वर्जनिंग। ये एक तरीके से sklearn था। मैं फिर बता रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा हो कि यार ये तो स्किप ही हो गया पूरा, कुछ बताया ही नहीं, कुछ पढ़ाया ही नहीं, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वेटेज इट हैज़ इन द एग्जाम्स, है ना। खास तौर पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये लास्ट एग्जाम से ज़्यादा पूछी जाती हैं, और तुम्हें पता है कि लास्ट एग्जाम किस तरीके से होता है, और वेटेज मैं जानता हूँ किस हद तक होता है इसका, है ना। और sklearn इट्स नॉट लाइक कि तुम सोच रहे हो कि 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जनरली देखा यही गया है कि भाई sklearn को थोड़ा सा आराम से पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाता है sklearn पे। जो टॉपिक्स अच्छे हैं, इजी हैं और प्रैक्टिकल वाइज बहुत वेटेज अच्छा रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से करना। जैसे कि जो हमने अभी तक पढ़ा, पैंडास लाइब्रेरी बहुत आती है, मतलब पैंडास से भरा पड़ा रहता है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल का, और खास तौर पे थ्योरी तो होती ही है, मतलब लेकिन प्रैक्टिकल का समझ में नहीं आता कि कहाँ से करें क्या करें, बस यही है ना प्रैक्टिकल का सीन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर IBM वाला आ गया। यहाँ तक तुम्हारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना। एंड यूनिट 3 एंड्स हियर। देखो ये IP में क्वेश्चन आता रहता है बहुत बार। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कैप्शन प्लेयर को ना करते हुए यूनिट नंबर 5 पर सीधा जंप करेंगे, एंड आई गेस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स। एंड यूनिट 5 होना अगर हो गया होगा तो यूनिट 6 पे करेंगे, यूनिट 5 नहीं हुआ तो यूनिट 5 करेंगे, ठीक है ना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।